हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बचा हुआ पोर्शन करेंगे। बचे हुए पोर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म यार दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी वजह से मैंने आपको पूरी क्लास आइसोमेरिज्म पे दूंगा और बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश रहेगी। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम को बर्बाद ना करते हुए आइसोमेरिज्म का नाम लेते हैं और डिस्कस करते हैं। तो देखो यार, टॉपिक का नाम हमारे क्या है? आइसोमेरिज्म। ये टॉपिक की खास बात क्या है? क्योंकि ये ऑर्गेनिक में भी आप पढ़ते हो और इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो। तो आइसोमेरिज्म क्या होती है ये बात बताओ सबसे पहले। तो ये सारे बच्चे जानते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या होती है। तो देखो हम लोग टाइम को ज्यादा इधर उधर ना करके आइसोमेरिज्म की डिफिनीशन पे आते हैं। तो बच्चे कहते हैं आइसोमेरिज्म का मतलब है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो। पहला पॉइंट यही कहते हो ना कि यदि दो या दो से ज्यादा किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूले के दो या दो से ज्यादा फिगर बना देते हो और उनमें मिनिमम एक केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस है तो वो आइसोमेरिज्म फिनोमिना है। यही तो कहते हो, इफ टू एंड मोर देन टू फिगर फॉर्म बाय ए सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एट लीस्ट वन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफर टू ईच अदर। यही तो होता है ना आइसोमेरिज्म की डिफिनीशन। जब किसी मॉलिक्यूलर फार्मूले के आप दो या दो से ज्यादा फिगर बना दो और साथ में जो फिगर बने हैं उनकी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी में मिनिमम एक डिफरेंस होना चाहिए, तो इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म बोला जाता है। ये डिफिनीशन सारे बच्चे जानते हैं। अब गौर से मेरी बातों को सुनिएगा जो हम बताने जा रहे हैं। जब भी कहीं पर दोस्त आइसोमेरिज्म फिनोमिना होता है तो ध्यान रखिएगा ये तीन कंडीशन वैलिड रहती हैं। ये तीन कंडीशन यदि मिलेंगी तभी आइसोमेरिज्म फिनोमिना होगा। पहली, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। दूसरी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सीएमए सेम होनी चाहिए हर एक आइसोमर में। ठीक है। तीसरी कंडीशन मेरे दोस्त जरा ध्यान दो, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम होना चाहिए हर एक में। ध्यान रखिएगा, आपको यहां पर तीन कंडीशन देखनी है। आप लोग जब ऑर्गेनिक में करते हो तो सिर्फ एक कंडीशन देखते हो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, मगर जब आप दोस्त केमिस्ट्री में करोगे तो तीन कंडीशन चेक करोगे। केमिस्ट्री मतलब इनऑर्गेनिक में क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होना चाहिए, सीएमए की ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम होनी चाहिए और कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम होना चाहिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। यदि ये तीनों कंडीशन वैलिड है, अप्लाई है, सेम है, तब आइसोमेरिज्म फिनोमिना माना जाएगा। यदि इनमें से कोई भी एक कंडीशन मिस है तो वो आइसोमेरिज्म फिनोमिना नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे इस एग्जांपल को जरा समझो दोस्तों। मैंने आपसे पूछा कि यार ये दो फिगर है, देखिए हमारे पास है कॉपर सल्फेट का एक ये फिगर, गौर से देखते जाइएगा, ठीक है, बताइएगा फिर कि क्या है, और एक ये फिगर। ये देखो मेरे दोस्त, ठीक है, ए बी और एक सी बना देता हूं। ये देखो दोस्त, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। अब मेरे दोस्तों मैंने पूछा है इनमें से कौन एक दूसरे के आइसोमर है। ए और बी में आइसोमेरिज्म फिनोमिना है, बी और सी में आइसोमेरिज्म फिनोमिना है, ए और सी में आइसोमेरिज्म फिनोमिना है कि नहीं। आपको बस बताना किसमें आइसोमेरिज्म फिनोमिना है कि नहीं, कौन सी आइसोमेरिज्म है इनके बीच में, ये नहीं बताना है। तो जरा बताओ ए और बी के बीच में आइसोमेरिज्म फिनोमिना हो रहा है कि नहीं। तो जरा चेक करिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करो, एक कॉपर 5 वाटर, 4 एक 5 वाटर, एक सल्फेट। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, पहली कंडीशन सही है। दूसरी कंडीशन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सीएमए। यदि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सीएमए चेक करो मेरे दोस्त, तो यहां पर भी कॉपर की +2 है, यहां पर भी कॉपर की +2 है, यहां पर भी कॉपर की +2 है। तो दूसरी कंडीशन भी सही है। तीसरी कंडीशन कोऑर्डिनेशन नंबर है। जरा चेक करके बताओ मेरे दोस्तों कि क्या कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है। यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 5। वाटर मोनोडेंटेड लिगेंड है तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर सीएमए को मिल रहा है। यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग है, इसका मतलब इनके बीच में आइसोमेरिज्म फिनोमिना नहीं है।
ये एक दूसरे के आइसोमर नहीं है, ये एक दूसरे के आइसोमर नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि तीसरी कंडीशन इनबिल्ट नहीं है। अब ऑर्गेनिक के बेसिस पे देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि आइसोमरिज्म है इनके बीच में, ए और बी के बीच में आइसोमरिज्म फिनोमिना है, मगर नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां कार्बन की बात चल रही होती, कार्बन की वैलेंसी हमेशा फिक्स होती है 4। यहां मेटल की बात चल रही है, मेटल हर बार अलग अलग बॉन्ड बना रहा है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होने का मतलब मेटल के बॉन्ड अलग अलग होना। अब बी और सी में चेक करो, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, यहां पर देखो 2 इसका और ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो 2 इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, ऑक्सीडेशन नंबर सेम है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है। इसका मतलब इसमें आइसोमेरिज्म फिनोमिना है। कौन सा आइसोमेरिज्म फिनोमिना है ये हमें नहीं पता है, क्योंकि ये तो हम अभी पढ़ाएंगे ना, मगर इतना हम जरूर जानते हैं कि इसमें आइसोमेरिज्म हो रही है। ठीक है कि नहीं दोस्त? अब इसमें चेक करो जरा, सी और ए में, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका मतलब इसमें भी आइसोमेरिज्म फिनोमिना नहीं है। बात समझ पाए? तो पहले तो डिफिनीशन पे फोकस करो कि हमें आइसोमेरिज्म कहते किसको है इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में जब भी आइसोमेरिज्म फिनोमिना हो रहा होगा तो 3 कंडीशन वैलिड होंगी। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए दोस्त, और सेम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMe चाहिए दोस्त, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम होना चाहिए। अब आप समझ रहे होंगे कि ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म ज्यादा टफ बैठने वाली है या इनऑर्गेनिक में, मगर आप टेंशन न लो, हम हैं आपके साथ, और हम हैं और आप हैं तो मिलकर कुछ ना कुछ तो गुल खिला ही लेंगे यार। ठीक है कि नहीं? तो जरा देखो, आइसोमेरिज्म की डिफिनीशन समझ गए दोस्त? क्या? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, सेम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMa होनी चाहिए, और बेटा सेम कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो और कोऑर्डिनेशन नंबर सेम हो। यदि ये तीनों कहीं सेम है तब आप कहोगे कि उन मॉलिक्यूल के बीच में आइसोमेरिज्म फिनोमिना है। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? जब किसी मॉलिक्यूलर फॉर्म के 2 या 2 से ज्यादा फिगर मिल जाएं तो उस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म फिनोमिना कहते हैं। और जब भी कहीं आइसोमेरिज्म हो रही होगी तो वहां ये 3 कंडीशन वैलिड होंगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, ऑक्सीडेशन नंबर सेम होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होगा। अब चलो दोस्तों की डिमांड पे थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आइसोमेरिज्म को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। तो दोस्त क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, जरा देखो कि आइसोमेरिज्म का फर्दर क्लासिफिकेशन आप कैसे करोगे। देखो यार, ये आइसोमेरिज्म है, अब इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करा जाए तो देखो, केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक में 3 तरह से होता है, मगर इनऑर्गेनिक में हम इसको 2 ही पार्ट में डिवाइड करते हैं। वहां पर आप पढ़ते हो क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल, ऑप्टिकल और कन्फर्मेशनल। यहां पर हम सिर्फ 2 बात पढ़ते हैं। यहां पर हम लोग पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल को आप क्या कहते हो? स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। हम यहां पर 2 पार्ट पढ़ते हैं, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, कन्फर्मेशनल नहीं पढ़ते हैं। यहां पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब दोनों की डिफिनीशन बताओ कि दोनों में डिफिनीशन क्या है। इसकी डिफिनीशन क्या है मेरे दोस्त? इसकी डिफिनीशन क्या है मेरे दोस्त? बताइए। कंडीशन तो है क्योंकि आइसोमेरिज्म फिनोमिना तो हो ही रहा है। तो जरा देखो इसकी डिफिनीशन क्या है। टाइम कम होने की वजह से डिफिनीशन बड़ी शॉर्टकट में चल रही है, ठीक है? ध्यान रखिएगा कि डिफिनीशन है क्या। दोनों में डिफरेंस क्या है, गौर समझिएगा। बॉन्डिंग अरेंजमेंट, सॉरी, बॉन्डिंग अरेंजमेंट of ligand with metal different in each isomers। देखो बच्चों, हर एक आइसोमर्स में बॉन्डिंग अरेंजमेंट जो होगा अलग अलग होगा। किसमें? स्ट्रक्चर में। इसमें क्या होगा? इसमें पहली बात बॉन्डिंग अरेंजमेंट सेम होगा। अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। इसमें क्या होगा? बॉन्डिंग अरेंजमेंट सेम होगा, पहला पॉइंट। डिफरेंट क्या होगा मेरे दोस्त? डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट होगा ओरिएंटेशन ऑफ लिगेंड इन
3 डायमेंशनल स्पेस। ओरिएंटेशन का मतलब लोकेशन ऑफ लिगेंड, लोकेशन बोलो या उसकी पोजीशन बोलो। ये देखो, ठीक है, इस बात को थोड़ा सा सही कर, हाँ, तो जरा इस बात को समझो। स्टीरियो आइसोमरिज्म यदि कहीं पर हो रही है तो बॉन्डिंग अरेंजमेंट कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, उसका ओरिएंटेशन लिगेंड का सेम होगा 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल स्पेस में, 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल स्पेस में। और इसमें क्या होगा, बॉन्डिंग अरेंजमेंट अलग अलग होगा मेटल और लिगेंड के साथ। ये बात शायद तुम अभी नहीं समझ पाए होगे, तो एक एग्जांपल मारूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो चलो दोस्त एक एग्जांपल करते हैं, जैसे आप इस बात को समझ पाओ। देखो यार दोस्त, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है ऐसा, देखिए Pt, ठीक है, वाटर 4 और Cl2 डॉट सल्फेट। अब मैंने इसके 2 आइसोमर बनाए, एक मैंने बनाया Pt, और भी बन सकते हैं मगर हम लोगों ने अपने काम के हिसाब से बना लिए। एक आइसोमर बेटा मैंने ये लिखा है और एक ये लिखा है। ये देखो बच्चों, ऐसे। और एक मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने लिया ये PtCl2 अमोनिया का होल ट्वाइस। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दोस्त ये है। अब देखो यार, इसके भी मैंने 2 फिगर बनाए, एक फिगर ये बनाया PtCl अमोनिया, और एक फिगर बेटा मैंने ये बनाया Cl अमोनिया। ये देखो जरा करो, अब मेरी बात को गौर से समझो। यदि मैं ये 4 आइसोमर आपके पास फेंक दूं और मैं पूछूं इनमें से कौन कौन आइसोमरिज्म शो करेंगे और कैसी करेंगे, तो गौर समझिए इसमें क्या हुआ है, चेक करके मेरी बातों को जरा बताइए आप लोग कि हुआ क्या है। गौर से देखो, यहां पर प्लेटिनियम का किसके किसके साथ बॉन्ड है, वाटर के साथ बॉन्ड है, सल्फेट के साथ बॉन्ड है, चेक करो। और यहां पर जरा चेक करो, ये देखो यहां पर प्लेटिनियम का किसके साथ बॉन्ड है, वाटर के साथ और Cl के साथ। और यहां पर मेटल CMa का उन्हीं के साथ बॉन्ड होगा जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होंगे, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दोस्त वही लिखे जाते हैं जो CMa को इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, तो इसका मतलब यहां पर प्लेटिनियम का बॉन्ड वाटर और Cl के साथ है, यहां पर प्लेटिनियम का बॉन्ड वाटर और सल्फेट के साथ है, बॉन्डिंग अलग अलग है। यहां पर चेक करो, वाटर और सल्फेट और Cl, यहां पर जो बॉन्डिंग अरेंजमेंट है और यहां पर जो बॉन्डिंग अरेंजमेंट है वो अलग अलग है। इसका मतलब ये कौन सा फिनोमिना है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का फिनोमिना है। आप चेक कर लीजिए, इनके बॉन्डिंग अरेंजमेंट अलग अलग है, इसका चेक कर लीजिए, बॉन्डिंग अरेंजमेंट अलग अलग है। ए और बी में कौन सी आइसोमरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है। क्यों, आप चेक करके देख लें, इनके बॉन्डिंग अरेंजमेंट अलग अलग है, अच्छे से देखिए। बाकी तीनों कंडीशन सेम होंगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होगा, ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम होगी, क्योंकि आइसोमरिज्म फिनोमिना तो है ही है। मगर आइसोमरिज्म फिनोमिना का कौन सा क्लास है, तो स्ट्रक्चर। यहां पर इसका बॉन्ड वाटर और सल्फेट के साथ है, यहां पर प्लेटिनियम का बॉन्ड वाटर, सल्फेट और Cl के साथ है, इसका मतलब बॉन्डिंग अरेंजमेंट चेंज है। अब इसमें जरा चेक करो यार, ए और बी में जरा मुझे बताना क्या बॉन्डिंग अरेंजमेंट चेंज है। प्लेटिनियम का बॉन्ड किसके साथ है, 2 Cl 2 अमोनिया। चेक करो, प्लेटिनियम का बॉन्ड 2 Cl 2 अमोनिया के साथ है, बॉन्डिंग अरेंजमेंट तो कांस्टेंट है, मगर ओरिएंटेशन चेंज है 3 डायमेंशनल स्पेस में। कैसे, जरा Cl के बीच में एंगल निकालो, 180, स्क्वायर प्लेनर है, ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। तो जरा बताना एंगल कितना है, 180 है मेरे दोस्त। और जरा यहां पर चेक करो, इनके बीच में एंगल कितना है, 90 है। यदि एंगल चेंज है इसका मतलब ओरिएंटेशन चेंज है 2 डायमेंशनल प्लेन में और 3 डायमेंशनल प्लेन में। ओरिएंटेशन मीन बैठने की जगह, बस इतनी सी बात है। अगल बगल बैठे हैं, अपोजिट बैठे हैं, मगर बॉन्डिंग अरेंजमेंट चेंज नहीं है। इसका मतलब ये किसके एग्जाम्पल हैं, स्टीरियो के। ये मेरे दोस्त किसके एग्जाम्पल हैं, स्टीरियो आइसोमरिज्म के।
तो स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या होगा, बॉन्डिंग अरेंजमेंट ऑलवेज कांस्टेंट होगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, ओरिएंटेशन ऑफ लिगेंड इन 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल प्लेन में किसका, लिगेंड का ओरिएंटेशन चेंज होगा। इसमें क्या होगा, बॉन्डिंग अरेंजमेंट चेंज होगा। ये देखो इसमें क्या होगा, बॉन्डिंग अरेंजमेंट चेंज होगा। ठीक है, ऐसे। तो आपको मैंने इतनी बात पढ़ा दी। अब कहानी आती है इनके क्लासिफिकेशन की। तो जरा देखो अब हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर। अब इसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे। तो जब हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो कितने पार्ट में करते हैं, सबसे पहले आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म की बात करते हैं कि यार आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म क्या होती है, और इसी के पैरेलल में एक और बात कर लेंगे, एंड हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म, दोनों एक साथ करेंगे। हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म, हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म को दोस्त सॉल्वेटेड आइसोमरिज्म भी बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, सॉल्वेटेड आइसोमरिज्म, सॉल्वेटेड आइसोमरिज्म। ये देखो अब यार ये क्या है, जरा इस बात को समझते हैं कि ये दोनों आइसोमरिज्म है क्या। देखो हमारे पास क्या होता है, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है तो लीगेंड होता है, काउंटर आयन होता है, यही चीज तो होती है भाई। हमने आपको पीछे पढ़ाया था कि कितनी चीजें हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स में, इतनी चीजें हैं, एक लीगेंड है, एक काउंटर आयन है, एक सीएमए है और एक लीगेंड है। इतनी चीजें तो होती हैं किसी कॉम्प्लेक्स में। और कुछ होता है क्या, इससे कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है। एक सीएमए होता है, काउंटर आयन होते हैं, लीगेंड होते हैं, इतनी चीज तो होती है। अब गौर समझिएगा, जब कहीं पर काउंटर आयन लीगेंड से एक्सचेंज हो रहा हो, काउंटर आयन एक्सचेंज विद लीगेंड, यदि काउंटर आयन लीगेंड से एक्सचेंज हो रहा है तो आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म है, मगर एक्सेप्ट वाटर, वो वाटर नहीं होना चाहिए। यदि काउंटर आयन लीगेंड से एक्सचेंज हो रहा है, एक आइसोमर से दूसरा आइसोमर बनाने में काउंटर आयन लीगेंड से एक्सचेंज हो रहा है तो आयोनाइजेशन है। आयोनाइजेशन की डिफिनीशन ही होती है, इफ 2 and more than 2 आइसोमर्स फॉर्म बाय एक्सचेंज ऑफ लीगेंड विद काउंटर आयन, एक्सचेंज ऑफ लीगेंड विद काउंटर आयन। यदि 2 या 2 से ज्यादा आइसोमर आपको इस वजह से मिल रहे हैं क्योंकि आपने लीगेंड और काउंटर आयन को एक दूसरे को एक्सचेंज किया है, तो वो आइसोमरिज्म आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म होगी, मगर वो एक्सचेंज वाटर के रिस्पेक्ट में नहीं होगा और मेटल के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, मेटल कटायन के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, क्योंकि मेटल कटायन लीगेंड नहीं होते हैं। ठीक है, वो एक्सचेंज किसके रिस्पेक्ट में नहीं होगा, वाटर के रिस्पेक्ट नहीं होगा, मेटल कटायन के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, सिर्फ एक्सचेंज एनायन के रिस्पेक्ट में होता है क्योंकि वो लीगेंड होते हैं, न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में भी हो जाएगा। तो जब काउंटर आयन लीगेंड से एक्सचेंज होगा तो आयोनाइजेशन। अब यही काम यदि वाटर करता है दोस्त, यही काम यदि वाटर करता है तो हम लोग उसको नाम देते हैं क्या, हाइड्रेटेड। वाटर एक्सचेंज विद काउंटर आयन या लीगेंड, यदि वाटर एक्सचेंज हो रहा है काउंटर आयन और लीगेंड से तो फिर हाइड्रेटेड बोली जाती है। तब हम क्या बोलते हैं, तब हम हाइड्रेटेड बोलते हैं। और ये कहीं हो रहा है तो हम आयोनाइजेशन बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस समझो, और दोनों एक ही जैसी चलती हैं। यदि लीगेंड का गौर समझिए, यदि लीगेंड वाटर के रिस्पेक्ट में एक्सचेंज हो रहा है तो हाइड्रेटेड, और यदि लीगेंड किसी और आयन के रिस्पेक्ट में एक्सचेंज हो रहा है तो हमारा क्या हुआ, आयोनाइजेशन। अब इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं जैसे आप इन बातों को अच्छे से समझ सको। देखो बच्चों, मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, एक फिगर ये है PT वाटर 2 Cl2 Br2, और एक फिगर ये है PT वाटर 2 ClBr Clbr। एक फिगर मेरे दोस्त ये है PT वाटर 2, ठीक है, वाटर 1 Clbr वाटर Br। अब यदि मेरे से पूछा जाता है A और B में कौन सा फिनोमिना है, B और C में कौन सा फिनोमिना है,
और ए और सी में कौन सा फिनोमिना है? तो दोस्त हम क्या आंसर देंगे, जरा गौर समझिए। पहले और दूसरे में कौन सा फिनोमिना है, जरा चेक करके बताओ। क्या हो रहा है? Br का एक्सचेंज किसके साथ हो रहा है? Cl के साथ। जब Br का एक्सचेंज Cl के साथ हो रहा है, देखो एक Br अंदर गया, एक Cl बाहर आया, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होना चाहिए ना, नहीं तो आइसोमेरिज्म फिनोमिना ही नहीं होगा। ठीक है कि नहीं? तो जरा देखो, एक Br अंदर गया, एक Cl बाहर आया, तो उनमें क्या हो रहा है? आयन का एक्सचेंज हो रहा है। लीगेंड किससे एक्सचेंज हो रहा है? काउंटर आयन से। ना तो वो काउंटर आयन वाटर है, ना वो लीगेंड वाटर है। इसका मतलब ये क्या है? आयोनाइजेशन। तो ये किसका आंसर हो गया? ये हो गया आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इनके बीच में कौन सी आइसोमेरिज्म है? आयोनाइजेशन है। ये देखो, अब बी और सी में जरा दोस्त चेक करना। तो बी और सी से पहले ए और सी में चेक कर लो। बी और सी में भी बताऊंगा, पहले ए और सी में चेक करो। ए और सी के बीच में क्या हो रहा है? Br एक है, एक Br अंदर गया है, मगर बाहर क्या आया है? वाटर। बी और सी में वाटर के बीच में एक्सचेंज है, और वाटर के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, तो नाम क्या होगा? हाइड्रेटेड। वाटर के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, तो नाम क्या होगा? हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म होगा। होगा कि नहीं होगा दोस्त? यार बताओ ना यार, जल्दी बताइए। आप लोग इतने टैलेंटेड हो, फिर भी देर करते हो। ए और सी के बीच में किसका एक्सचेंज है? चेक करो। Br दो है, Br एक है, इसका मतलब एक Br अंदर गया है, मगर बाहर कौन आया है? वाटर। इसका मतलब वाटर के साथ एक्सचेंज है। वाटर के साथ एक्सचेंज है तो हाइड्रेटेड। और ए और बी में देखो, ए और बी में, ए और सी में तो वाटर के साथ, ए और बी में क्या हुआ? Br अंदर गया है, Cl बाहर आया है, तो ए और बी में दूसरे आयन के साथ एक्सचेंज है, तो आयोनाइजेशन। अब बी और सी में देखो जरा, बी और सी, बी और सी में क्या है? Br यहां है, Br यहां है, Cl अंदर गया, Cl2 हो गए, और वाटर बाहर आया है। मतलब Cl अंदर जा रहा है, वाटर बाहर आ रहा है। यही तो हो रहा है। बी और सी में चेक करो भाई, यहां पे Cl है तो Cl अंदर चला गया, दो हो गए, और Cl अंदर गया है तो बाहर क्या आया है? वाटर आया है। इसका मतलब इसमें भी क्या है? हाइड्रेटेड है। बात समझ पाए? इसमें भी क्या है? हाइड्रेटेड है। चेक करो, यहां पे दो वाटर थे, यहां पे एक Cl था, Cl अंदर चला गया और उसकी जगह एक वाटर बाहर आया। बी और सी में कैसी है? हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म है। बी और सी में कैसी है? हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म है। बात समझ गए? आयोनाइजेशन कैसे चेक करोगे? अब दूसरा क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछा जा सकता है। देखो, क्वेश्चन की वैरायटी बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। सेलेक्ट द कंपाउंड कॉम्प्लेक्स विच शो, शॉर्टकट में लिख देता हूं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ऐसा कंपाउंड सेलेक्ट करना है जो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करे। मैंने कौन कौन से कंपाउंड लिख दिए? देखो, K3 FeCN6। फिर मैंने कौन सा लिख दिया? इसको जरा देखिए, कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड। फिर मैंने दोस्तों क्या लिख दिया है? कोबाल्ट NO3। ये देखो, अब मुझे बताना है इसमें से आयोनाइजेशन कौन शो करेगा। तो दोस्त बता सकते हो कौन आयोनाइजेशन शो कर रहा है? यदि आप अच्छे से ध्यान दो इस बात को, तो यहां पर क्या हो सकता है? मेटल एक्सचेंज हो सकता है, और मेटल तो लीगेंड होता ही नहीं है, क्योंकि जो चीज अंदर जाएगी वो लीगेंड की तरह बिहेव करेगी ना यार दोस्त। बात समझ पा रहे हो? और मेटल तो लीगेंड हो ही नहीं सकता ना, इसलिए मेटल के रिस्पेक्ट में तो एक्सचेंज ही नहीं होता है कभी। क्यों? क्योंकि मेटल एज ए लीगेंड नहीं हो पाएगा, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है वो मेरे दोस्त लीगेंड होता है यार, है ना। आप तो सभी लोग जानते हो यार, टैलेंट किस बात का है कि नहीं। चलो अब इसको बताओ यार, यहां पे क्या हो सकता है? यहां पे सल्फेट अंदर जा सकता है और वाटर बाहर आ सकता है, यही तो हो सकता है। सल्फेट अंदर जा सकता है, वाटर बाहर आ सकता है, मगर ये तो एक्सचेंज वाटर के रिस्पेक्ट में हुआ, और वाटर के रिस्पेक्ट में जब एक्सचेंज होगा तो आयोनाइजेशन क्यों होगी? वो तो हाइड्रेटेड होगी ना भाई। यहां पे क्या पॉसिबिलिटी है कि वाटर अंदर चला जाए, सल्फेट अंदर चला जाए, वाटर बाहर आ जाए, मगर सल्फेट अंदर गया, वाटर बाहर आया, तो ये तो हाइड्रेटेड का केस हो जाएगा। इसमें चेक करो। अब इसमें दोस्त क्या हो सकता है यार? यदि इसमें आप चेक करो तो क्या है? Cl बाहर आ सकता है, NO3 अंदर जा सकता है, तो Cl के रिस्पेक्ट में जब एक्सचेंज होगा तो आयोनाइजेशन हो जाएगा।
हाइड्रेटेड भी हो सकती है मगर आयोनाइजेशन की भी पॉसिबिलिटी है। क्यों? NO3 अंदर गया, Cl बाहर आ गया, तो हाइड्रेटेड ना होके आयोनाइजेशन हो जाएगी। अब इसमें मेटल के रिस्पेक्ट में एक्सचेंज होता ही नहीं है, इसका मतलब आंसर क्या है? सी है। अब यदि वो हाइड्रेटेड के बारे में पूछते हैं, इसी के पैरेलल में यदि हम क्वेश्चन पूछ दें कि इनमें से कौन हाइड्रेटेड शो करेगा, क्वेश्चन नंबर 2, सो हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म, सेम ऑप्शन है, सेम ऑप्शन। इन्हीं ऑप्शन में बताओ हाइड्रेटेड कौन शो करेगा, तो क्या आंसर आना चाहिए आप बताइए। तो जरा बताओ, इनमें तो कोई एक्सचेंज नहीं होगा, इसमें चेक करो, सल्फेट अंदर जा सकता है, वाटर बाहर आ सकता है, तो हाइड्रेटेड, इसका मतलब बी में हाइड्रेटेड होगी। NO3 अंदर जा सकता है, वाटर बाहर आ सकता है, इसका मतलब सी में हाइड्रेटेड होगी। बस 2 में हाइड्रेटेड है। यदि यही हाइड्रेटेड के लिए पूछेगा तो आंसर आएंगे बी और सी, और आयोनाइजेशन के लिए पूछेगा तो आंसर सिर्फ सी आएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब यार क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया गया तो हम कैसे करेंगे? कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, यदि ये पूछेगा तो कैसे करोगा? आइसोमर्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स है PtH2O, गौर समझिएगा, ClBr और Fi। ये देखो दोस्त, ये कॉम्प्लेक्स है। अब इस कॉम्प्लेक्स में आपसे पूछा जा रहा है कि कितने आइसोमर्स होंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर्स कितने होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें? तो जरा देखो यार, ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, इसके लिए कॉन्सेप्ट देता हूं, जरा गौर से कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है ऐसे क्वेश्चन को करने का। सबसे पहले तो ये चेक किया करो इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं जिनको आप एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे ये लिखा था, आई थिंक मॉलिक्यूल शायद ऐसा ही लिखा है, एक बार देख लेता हूं। हाँ, Fi बाहर है, ये मॉलिक्यूल लिखा है। अब पूछ रहा है कितने आयोनाइजेशन आइसोमर हो सकते हैं, तो क्या कैसे चेक किया जाए बता सकते हो? बना के देखेंगे क्या? नहीं, थोड़ी सी हम लोग मैथ्स लगाएंगे। वो मैथ्स कैसे चिपकानी है जरा मेरे से अच्छे से सीखें कि वो मैथ्स चिपकानी कैसे है। गौर से मेरी बात समझिएगा। आपको बाहर 2 लाने हैं, F और I। तो पहले तो ये देख लिया करो कौन कौन एक्सचेंज हो सकते हैं। Cl, Br, I और F, ये 4 लिगेंड आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं ना। वाटर तो एक्सचेंज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यदि वाटर एक्सचेंज करोगे तो हाइड्रेटेड हो जाएगी, और तुमने क्वेश्चन में पूछा है कि आयोनाइजेशन आइसोमर बताओ। तो जब आयोनाइजेशन आइसोमर पूछे तो यही बताना पड़ेगा ना। टोटल आइसोमर पूछते या स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछते तो सारे काउंट करते। आयोनाइजेशन पूछ रहे हो तो जरा देखो कौन एक्सचेंज हो सकता है। इतने ही लिगेंड आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं ना, इतने ही लिगेंड आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं ना। बस बात खत्म हो गई। हमें बाहर का देखना है, अंदर का मत देखा करो। बाहर क्या रखना है? 2 रखना है। यदि बाहर 2 डिफरेंट होंगे तो अंदर अपने आप डिफरेंट होगा ना मेरे दोस्त। यदि बाहर के 2 पेयर डिफरेंट होंगे तो अंदर अपने आप डिफरेंट होंगे कि नहीं होंगे? जरा बताओ। यदि यहां के पेयर बार बार अलग अलग हैं तो अंदर के पेयर अपने आप अलग अलग हो जाएंगे। तो तुम सिर्फ बाहर वाले पेयर बनाओ। अब 2-2 के कितने सेट बन सकते हैं? तो 2-2 के जितने सेट बन सकते हैं वो सारे सेट बना लो। तो 2 पेयर के कितने सेट बन सकते हैं? एक बार ClBr हो सकता है, एक बार ClI हो सकता है, एक बार ClF हो सकता है। ClBr, ClI, ClF। अब Br का चेक करो, BrI हो सकता है बाहर, BrF हो सकता है। I का चेक करो, IF हो सकता है। F का चेक करो, बस F के सारे इसी के अंदर आ गए। चेक करो, FI हो सकता है, ये लिखा है। FBr हो सकता है, ये लिखा है। FCl हो सकता है, वो लिखा है। तो कितने सेट आए? 3 + 2 + 1, टोटल 6 आइसोमर बनेंगे। और ये वाला आइसोमर इंक्लूड हो गया है। जो फिगर दिया जाता है उसको इंक्लूड करके हमेशा बताते हैं, तो ये इंक्लूड हो गया है। FI वाला देखो, ये फिगर है, ये फिगर इंक्लूड हो गया है। ठीक है ना? तो टोटल आइसोमर कितने आए? 6। कैसे करोगे? पेयर बनाओगे बाहर वाले। पहले क्या सेलेक्ट करोगे दोस्त?
पहले सेलेक्ट करोगे कि कितने लिगेंड हम आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। बाहर और अंदर मिला के 4 लिगेंड को आपस में एक्सचेंज कर सकते थे। अब थोड़ी सी मैथ्स लगाएंगे। बाहर के पेयर छोटा है, उसमें 2 पेयर में 2 लिगेंड है, तो 2 लिगेंड के कितने डिफरेंट पेयर बन सकते हैं, और जितने डिफरेंट पेयर बन सकते हैं इसका मतलब उतने ही आइसोमर होंगे, क्योंकि बाहर डिफरेंट होगा तो अंदर भी डिफरेंट होगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो जितने डिफरेंट पेयर बनेंगे उतने ही आइसोमर होंगे। कितने डिफरेंट पेयर बने? 6, तो 6 आइसोमर होंगे। इतनी सी बात है। ठीक है, कर लोगे पेयर बना के? बात समझ पा रहे हो कैसे करना है? समझ लोगे, कर लोगे, कोई टेंशन तो नहीं है। हमें बाहर के पेयर पे फोकस रखना है और किसी के भी नहीं। अब मान लो वाटर भी होता तो कितने डिफरेंट पेयर बनते? मान लो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछता तो वाटर भी लगा देता, तो फिर हम उसको करते, है कि नहीं? जैसे ये देखो, हम एक क्वेश्चन आपको और देते हैं। जैसे यार मेरे से ये बात पूछ ली जाती है, Pt वाटर टू Cl2, देखिए प्यारे बच्चों, और F2, ऐसे। अब वो पूछ रहा है कितने आइसोमर बनेंगे। अब ये क्या पूछ रहा है? देखो क्वेश्चन में पूछा जा क्या जा रहा है, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसमें तो सारे काउंट करने पड़ेंगे ना अपने। ये देखो, अब कैसे करोगे? तैयार कर देंगे। कैसे करोगे? वही काम करोगे। अब हम किसको किसको आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं? वाटर को एक्सचेंज कर सकते हो, Cl को एक्सचेंज कर सकते हो, F को एक्सचेंज कर सकते हो। बाहर क्या क्या आ सकता है? तो देखो, जो एक्सचेंज हो सकते हैं उन सबको लिखो। वो कैसे लिखे जाएंगे? 2 वाटर है जो आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, 2 Cl है, 2 F है। इतनी चीजें आपस में एक्सचेंज हो सकती है। अब इनके पॉसिबल पेयर बनाओ 2 के। तो एक पॉसिबल पेयर आया, दोनों वाटर हो, है कि नहीं? वाटर का बना रहा हूं। एक पॉसिबल पेयर आया, वाटर और Cl हो। एक पॉसिबल पेयर आया, वाटर और F हो। यही तो पॉसिबिलिटी है। अब दूसरा सिस्टम बनाओ। ये वाटर के रिस्पेक्ट में बनाया। अब Cl से बनाओ। एक पॉसिबिलिटी है Cl और F, दोनों Cl हो। एक पॉसिबिलिटी है Cl और F हो, और एक पॉसिबिलिटी है Cl और वाटर हो। Cl और वाटर वाली यहां कंसीडर हो गई है, इसलिए इसको छोड़ दो। तो यहां से मिले 3, यहां से मिले 2। अब एक और पॉसिबिलिटी F की, एक पॉसिबिलिटी है FF हो। बस F और Cl ये लिखा है, F और वाटर वो लिखा है। तो इतनी पॉसिबिलिटी है, इनको ऐड कर दिया, 6 आइसोमर आएंगे। इसके भी ऐसे निकालना है, और ये वाला देखो काउंट हो गए। तो जब भी पूछा जाए तो उनको लिख लो, पेयर बना लो। पेयर बनाना बहुत इजी है, छोटे से होते हैं, आराम से पेयर बन जाते हैं, देर आपको नहीं लगेगी। ठीक है, तो कितनी तरह की पॉसिबिलिटी थी, क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, वो सारे बता दिए। तो देखो यार, स्टीरियो आइसोमरिज्म, सॉरी स्टीरियो कह रहा हूं, आयोनाइजेशन खत्म कर दी, हाइड्रेटेड खत्म कर दिया। अब बात करते हैं दूसरा। दूसरी क्या है? लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंकेज आइसोमरिज्म किसको कहते हैं, ये कैसे बताओगे? बताइए। लिंकेज आइसोमरिज्म, अच्छा लिंकेज से पहले कोऑर्डिनेशन पढ़ लो, कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए पहले पढ़ लो। चलो बच्चों, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म कैसे निकालोगे? कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म किसे कहते हैं और किस तरह से निकाली जाती है, बता सकता है कोई बच्चा? तो देखो जरा यार, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में क्या होता है? लिगेंड एक्सचेंज विद अदर लिगेंड। देखो, जब लीगेंड का लीगेंड के साथ एक्सचेंज होगा तब कोऑर्डिनेशन आएगी। लीगेंड काउंटर आयन से एक्सचेंज हो रहा है, आयोनाइजेशन। लीगेंड वाटर से एक्सचेंज हो रहा है तो हाइड्रेटेड। लीगेंड लीगेंड से एक्सचेंज हो रहा है तो कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन तभी आता है, गौर से ध्यान रखिए, कोऑर्डिनेशन कब आता है? जब कम से कम 2 स्क्वायर ब्रैकेट हो, 2 स्क्वायर ब्रैकेट हो, मतलब कि कैटायन एंड एनायन दोनों ही क्या हो?
कॉम्प्लेक्स आयन हो, कॉम्प्लेक्स आयन हो, तभी कोऑर्डिनेशन पॉसिबल है। तभी तो हमारे पास दो डिफरेंट लिगेंड आएंगे जो अलग अलग जगह से अटैच होंगे। जैसे ये देखो, देखो इस तरह से मैंने कहा, ये देखो, अब ये कोऑर्डिनेशन शो कर सकता है। क्यों कर सकता है? इसके पास लिगेंड है, इसके पास लिगेंड है, ये आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। मगर यदि कोई पूछे क्या ये शो कर सकता है, देखिए किसी ने पूछा क्या ये कोऑर्डिनेशन शो कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारे के सारे 6 लिगेंड कॉपर से ही तो जुड़े हैं। अमोनिया भी कॉपर से जुड़ा है, वाटर भी कॉपर से जुड़ा है और सीएल भी कॉपर से जुड़ा है। तो मेरे दोस्तों सब जब कॉपर से पहले से ही जुड़े हैं तो यार मेरे बताओ कि अब इनको एक्सचेंज करने से मिलेगा क्या? बॉन्डिंग तो चेंज ही नहीं होगी ना यार। बताओ जरा, अमोनिया का बॉन्ड किसके साथ? कॉपर के साथ। वाटर का बॉन्ड किसके साथ? कॉपर के साथ। सीएल का बॉन्ड किसके साथ? कॉपर के साथ। क्यों? क्योंकि वो सब लिगेंड है, लिगेंड है तो किससे बॉन्ड बनाएंगे? सीएमए से बनाएंगे, सीएमए से बनाएंगे, सीएमए से बनाएंगे। तो मेरे दोस्त यार सबके बॉन्ड तो सीएमए के साथ हैं। तो यदि किसी को आगे पीछे लिखोगे तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी हमें कहीं आइसोमरिज्म मिलेगी तो कोऑर्डिनेशन मिलने के लिए दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होने चाहिए। अब करना क्या है? इन दोनों को एक दूसरे से एक्सचेंज कर दो। जैसे ये देखो, अमोनिया कितने हो गए? 3, सीएल हो गया 1। एक अमोनिया एक सीएल से एक्सचेंज कर दिया है। तो ये देखो आ गया इस तरह से, एक अमोनिया क्या है? एक सीएल से एक्सचेंज हो गया है इस तरह से। ठीक है कि नहीं? इस तरह से आप एक्सचेंज कर सकते हो और बना सकते हो। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म होती क्या है? इफ 2 and more than 2 different figure form, ठीक है, इन बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आयन ऑफ वन कोऑर्डिनेशन स्पेयर टू अदर कोऑर्डिनेशन, सॉरी एक्सचेंज ऑफ लिगेंड वन कोऑर्डिनेशन टू अदर कोऑर्डिनेशन। आप कैसे पकड़ोगे? आपको बस इतना ध्यान रखना कि ये दो स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब कैटायन एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, तभी कोऑर्डिनेशन मिल सकती है, तभी कोऑर्डिनेशन मिल सकती है। अब किसी बच्चे ने कहा सर क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो जरा देखो यार, क्वेश्चन सेलेक्ट करने को आएगा तो तुम पकड़ ही लोगे। यदि तुमसे पूछता है कि कोऑर्डिनेशन आइसोमर निकालो तो कैसे निकाला जाए, वो थोड़ा टफ है, तो उस पर फोकस करो। ये देखो, अब ये कह रहा है कि यार कोऑर्डिनेशन आइसोमर काउंट करो, कैलकुलेट टोटल आइसोमर्स। अब इसका कहना है कि यार आइसोमर्स बताओ कितने होंगे। तो दोस्त आइसोमर कितने होंगे ये कैसे निकाला जाए, ये पूछना चाह रहा है। तो यार ये पूछना चाह रहा है, हम लोग बता देंगे, इजी है, मैथ्स लगानी है। कैसे मैथ्स लगानी है बताओ? कितने बार एक्सचेंज हो सकता है? कितने बार एक्सचेंज हो सकता है बताओ? पेयर बना दो। इधर भाई क्या है? 4 अमोनिया है, तो पहले क्या हो सकता है? कॉपर के साथ और प्लेटिनियम के साथ। कॉपर के साथ अभी क्या थे? 4 अमोनिया थे, है कि नहीं? और 0 सीएल था। ऐसे पहला फिगर तो ये है ना, 4 अमोनिया 4 सीएल, यही सिचुएशन है। अब क्या हो सकता है? दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? यार 3 अमोनिया हो और 1 सीएल हो। इसके पास क्या हो जाएगा? 3 सीएल 1 अमोनिया। फिर अगला क्या हो सकता है? 2 अमोनिया 2 सीएल, 2 सीएल 2 अमोनिया। मैथ लगाते जाओ, एक्सचेंज कर लो। 1 एक्सचेंज, 2 एक्सचेंज, 3 एक्सचेंज, 4 एक्सचेंज। 1 अमोनिया 3 सीएल, 1 सीएल 3 अमोनिया। फिर क्या हो सकता है? 5th नंबर 4 सीएल 4 अमोनिया। यही फिगर तो आएंगे। इसके फिगर बनाना बहुत टफ होता है। टफ का मतलब बहुत ज्यादा बार बार बनाओ इतने बड़े बड़े फिगर, तो ऐसे कर लेते हैं हम 2 मिनट में। अब आपके साथ कर रहा हूं, नहीं तो एनसी लिख के भी कर सकते हैं, जल्दी जल्दी, जैसे जल्दी हो जाए। 4A 4B ऐसे ऐसे करके कर लिए। अब जरा मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा कि ये सभी पॉसिबल है कि नहीं। ये तो मैथ्स लगाइए ना, मैथ्स के हिसाब से ये था ना कि भाई 1 सीएल एक्सचेंज हो सकता है, 2 सीएल एक्सचेंज हो सकते हैं, 3 सीएल एक्सचेंज हो सकते हैं, 4 सीएल एक्सचेंज हो सकते हैं। मगर क्या ये सारे फिगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबल भी है? तो जरा चेक करो, ये वाला फिगर हम चेक करते हैं। ठीक है, ये वाला फिगर चेक करते हैं, क्या ये फिगर पॉसिबल है कि फर्जी है।
कैसे, जरा इस फिगर को चेक करो, 2 अमोनिया 2 Cl, 2 अमोनिया 2 Cl। यार ये इस तरह से लिखा है, कॉपर 2 अमोनिया 2 Cl, प्लेटिनियम 2 अमोनिया 2 Cl। अब यदि इस फिगर में ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो इसकी 2 और इसकी 2, और यदि ऑक्सीडेशन नंबर ये है तो इसका मतलब इनको ब्रेक करने पर चार्ज कैसा आ रहा होगा, कुछ ऐसा आ रहा होगा, ऐसे। क्यों? क्योंकि तभी तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 निकलेगी जब चार्ज आप ये लगाओगे। इसका मतलब जब भी कोई सॉल्ट बनता है तो एक कैटायन एक एनायन होता है कि नहीं? इसका मतलब यही तो है। अब जरा इसको ब्रेक करके दिखाओ। यदि कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर 2 रखनी है मेरे दोस्त, तो इसको तुम कैसे ब्रेक करोगे? इसको तुम ऐसे ब्रेक करोगे। यदि प्लेटिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर 2 रखनी है मेरे प्यारे बच्चों, तो यार इसको भी कैसे ब्रेक करोगे? ऐसे ब्रेक करोगे। चेक कर लो। और यदि ऐसा ब्रेक करते हो तब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 और इसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर 2 आती है। मगर यार ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो ये फिगर पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब सॉल्ट बना था तो एक कैटायन एक एनायन था, तो कोई कैटायन कोई एनायन होना चाहिए। ये तो दोनों न्यूट्रल है, और दोनों न्यूट्रल है तो अलग अलग होंगे ना। ये चिपक के क्यों बैठेंगे यार एक दूसरे के साथ, है कि नहीं? बताओ, ये कोई है कि नहीं? तो ये चिपक के क्यों बैठेंगे? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये गलत फिगर है। ये केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबल नहीं है। मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पॉसिबल है कि 1 एक्सचेंज किया, 2 एक्सचेंज किया तो 3 एक्सचेंज किया, 4 एक्सचेंज किया तो 2 एक्सचेंज भी हो सकते हैं। मगर केमिस्ट्री इसको मना कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो फार्मूला बनना है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल है, ये एक अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, जबकि हम इसकी चर्चा कर रहे थे। किसी ने कहा सर आप 0 क्यों लगा रहे हो? कोई भी चार्ज लगा दो तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाएगी, और ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गई तो आइसोमेरिज्म फिनोमिना रह जाएगा ना। क्योंकि आइसोमेरिज्म फिनोमिना हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर कभी नहीं चेंज होनी चाहिए ना दोस्त यार, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये वाला जो फिगर है, कौन सा? ये वाला फिगर, ये वाला फिगर, ये वाला जो फिगर है ये पॉसिबल नहीं है। तो ये फिगर जो है ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कितने फिगर हुए? तो यार काउंट कर लो, 1 2 3 4 फिगर पॉसिबल है, और ये इंक्लूड हो गया है। ये वाला फिगर है ना, तो टोटल आइसोमर कितने बने? 4। ये देखो, तो जब भी कहीं 2 कोऑर्डिनेशन स्पेयर होंगे तो यार थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कर दोगे 2 मिनट में। एक तो 0 0 वाला देखना पड़ेगा कि कोई 0 0 तो नहीं आ रहा है। अब बाकी बच्चों ने कहा सर आपने डायरेक्ट इसी पे हिट कर दिया है, बाकी चेक करो, तो बाकी 0 0 नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे जरा बताओ? कॉपर की यदि +2 लानी है तो यहां कितना चार्ज होना चाहिए? +1। क्यों? -1 ये है, उधर पलट के जाएगा, क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। प्लेटिनियम की +2 लानी है तो इस पर कितना चार्ज होना चाहिए? -1। क्यों? -3 है, उधर गया, +3 हो गया, -1 तो +2 हो जाएगा। तो देखो एक कैटायन एक एनायन आ रहा है। कॉपर की +2 लानी है तो इस पर कितना चार्ज होना चाहिए? +2। क्यों? अमोनिया की 0 है, तो जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होगा वही कॉपर की आएगी। कॉपर प्लेटिनियम की +2 लानी है तो इस पर कितना चार्ज होना चाहिए? -2। -4 उधर गया, +4 और -2 मिलके +2, ऐसे ही है। मगर इन पे तो कोई चार्ज ही नहीं आ रहा था, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कर लोगे? क्वेश्चनों को कैसे करना है पकड़ पा रहे हो बातों को कि दिक्कत आ रही है? कर लेंगे ना सारे बच्चे? टेंशन की बात तो नहीं है ना, निपटा लोगे? तो चलो यार कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम किस आइसोमेरिज्म की बात करते हैं? कोऑर्डिनेशन आपको पढ़ा दी, कोऑर्डिनेशन की सिचुएशन आपको बता दी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लिंकेज की। लिंकेज आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंस के हिसाब से चलना है, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कम। देखो लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म वहां मिलेगी जहां पर एम्बिडेंटेड लिगेंड हो। कैसा लिगेंड हो? एम्बिडेंटेड। यदि किसी के पास एम्बिडेंटेड लिगेंड है तो वहां पर लिंकेज आइसोमेरिज्म पक्का होगी। ठीक है, कैसे? जरा ये देखो,
यदि ये एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ये देखो यार, तो ये देखो, इस मॉलिक्यूल के लिखे होने का मतलब क्या है मेरे दोस्त? इस मॉलिक्यूल के लिखे होने का मतलब है कोबाल्ट का सल्फर के साथ बॉन्ड है, कोबाल्ट का सल्फर के साथ बॉन्ड है। दो है ना हमारे पास ऐसे, ये देखो, तो दोनों सल्फर का बॉन्ड है किसके साथ? कोबाल्ट के साथ। क्यों? क्योंकि ये थायोसल्फेट आयन लिखा है यार, और थायोसल्फेट आयन क्या होता है? एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है। ये देखो, ये देखो, ये sp है ना, और sp हाइब्रिडाइज है, तो ये क्या होंगे? एम्बीडेंटेड लिगेंड होंगे, ऐसा। तो यार इसके कितने पॉसिबल है? फिगर है, तो जरा बताओ, अभी दोनों सल्फर डोनेट कर रहे हैं, अब वही बात बना लो, ठीक है। अब क्या क्या पॉसिबल है भाई? दोनों सल्फर डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है एक में सल्फर डोनेट करे, एक में नाइट्रोजन डोनेट करे। ऐसा भी तो हो सकता है एक में नाइट्रोजन डोनेट करे, एक में सल्फर डोनेट करे। तो कितने आइसोमर आए? 3 आइसोमर आएंगे। लिंकेज आइसोमर 3 आएंगे। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर पता नहीं कितने आएंगे, लिंकेज वाले आइसोमर 3 आएंगे। क्यों? दोनों बार सल्फर डोनेट कर दे, जैसा फिगर बना है। एक लीगेंड का सल्फर डोनेट करे, दूसरे लीगेंड का नाइट्रोजन डोनेट कर दे, या दोनों लीगेंड के दोनों लीगेंड के क्या हो? नाइट्रोजन डोनेट कर दे, है कि नहीं? तो लिंकेज आइसोमर कितने मिलेंगे? 3 लिंकेज आइसोमर मिलेंगे, ऐसे 3 लिंकेज आइसोमर मिलेंगे। टोटल आइसोमर पूछ देंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, है ना। लिंकेज आइसोमर पूछे गए तो 3। तो लिंकेज आइसोमरिज्म कहां मिलेगी? यदि एम्बीडेंटेड लिगेंड है तो हमेशा लिंकेज आइसोमरिज्म प्रेजेंट है। आइसोमर कैसे बनाएंगे? ये देखो, लिंकेज आइसोमर कैसे बनाएंगे। यदि कहीं एम्बीडेंटेड लिगेंड है मेरे दोस्त, यदि कहीं एम्बीडेंटेड लिगेंड है तो लिंकेज आइसोमरिज्म हमेशा प्रेजेंट है, ध्यान रखिएगा। यदि कहीं एम्बीडेंटेड लिगेंड है तो लिंकेज आइसोमरिज्म हमेशा प्रेजेंट है, ठीक है। बात समझ पा रहा हूं कि लिंकेज आइसोमरिज्म कैसे निकालोगे, किस तरह से मिलेगा, कर लोगे? अच्छा देखो, ये 4-5 आइसोमरिज्म हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अब दोस्तों जो हम स्टार्ट करते हैं, इसमें से 1-2 मैंने मिस किए, जैसे लीगेंड आइसोमरिज्म। यदि लीगेंड सेल्फ में आइसोमरिज्म फिनोमिना शो करता है तो लीगेंड आइसोमरिज्म होती है। लीगेंड क्या करे? सेल्फ में आइसोमरिज्म फिनोमिना शो कर रहा हो तो लीगेंड आइसोमरिज्म होती है, ठीक है। चलो थोड़ा थोड़ा लिख देता हूं, उसी में लिख देता हूं, जगह है हमारे पास। देखो यार, लीगेंड आइसोमरिज्म क्या है? लिगेंड सेल्फ शो आइसोमरिज्म फिनोमेना। देखो, यदि लीगेंड खुद आइसोमरिज्म फिनोमिना शो कर रहा है तो लीगेंड आइसोमरिज्म। इसके लिए आप पकड़ोगे क्या? आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए ऑर्गेनिक लीगेंड होना चाहिए, पहली बात तो ये है। क्यों? क्योंकि यदि वो ऑर्गेनिक लीगेंड होगा तभी तो सेल्फ में आइसोमरिज्म शो कर सकता है। यदि इनऑर्गेनिक लीगेंड हुआ तो कैसे कर पाएगा? वाटर के 2 फिगर देखे, अमोनिया के 2 फिगर देखे, मगर यदि मैं कैसे लिख दूं, देखो इसको देखो जरा, इथाइलिन डाइअमीन वाला फॉर्म। अगले पेज पे दिखूं? चलिए नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल डालता हूं। जैसे ये मॉलिक्यूल लिखा है, एक लीगेंड है हमारा C3H9N2। अब देखो यार, ये कोई बच्चा इसको ऐसे भी बना सकता है, ये देखिए, कोई बच्चा इस फिगर को ऐसे भी बना सकता है, ठीक है। इसको हम यहां पे क्या कर लेते हैं? 10 ऐसे। तो कोई बच्चा इस फिगर को ऐसे भी बना सकता है, और कोई बच्चा इस फिगर को ऐसे भी तो बना सकता है, इस तरह से। अब देखो यार बच्चों, इस तरह से आप करोगे तो देखो, लीगेंड आइसोमरिज्म में क्या होता है? लीगेंड सेल्फ में आइसोमरिज्म फिनोमिना शो करता है, जैसे ये कर रहा था। तो अब देखो, सारी आइसोमरिज्म आपको बता दी।
आयोनाइजेशन बता दिया, हाइड्रेटेड बता दिया, कोऑर्डिनेशन बता दिया, लिंकेज बता दिया आपको, ठीक है, और लिगेंड आइसोमरिज्म बता दिया। मेन सारी आइसोमरिज्म हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्या दोस्तों, स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म में प्यारे बच्चों को काफी दिक्कत होती है, तो चलो आज हम लोग स्टीरियो आइसोमरिज्म में कुछ सीखते हैं। तो देखो यार दोस्तों, स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या करना है और कैसे करना है इस बात को डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिए। स्टीरियो आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमरिज्म में हम मेनली दो पार्ट कर देते हैं। कौन कौन कर देते हैं दोस्त, एक कर देते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, और एक आपके कहने से क्या कर देंगे, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कर देंगे। तो एक पार्ट हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का, एक पार्ट हो गया ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का। दो पार्ट हमारे हुए हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंदर, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अब इन दोनों को हमें अच्छे से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि दोस्त इन्हीं पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और बच्चे मेरे प्यारे बेचारे इन्हीं पर थोड़ा फंसते हैं। तो चलो आज के बाद फंसना बंद कर देंगे। तो चलो इसी पर डिस्कशन करते हैं कि स्टीरियो आइसोमरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या है। दोनों की कंडीशन मैं पीछे बता चुका हूं कि स्टीरियो आइसोमरिज्म का मतलब क्या होता है। स्टीरियो आइसोमरिज्म का मतलब होता है बॉन्डिंग अरेंजमेंट क्या होगा मेरे दोस्त, बॉन्डिंग अरेंजमेंट मेरे दोस्त क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा क्या, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ लिगेंड इन 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल स्पेस। ये चीज हमारी क्या होगी, डिफरेंट होगी दोनों में, ठीक है। हम 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल स्पेस में लोकेशन को अलग अलग करेंगे। स्टीरियो आइसोमरिज्म की बेसिक कंडीशन ये होती है कि बॉन्ड नहीं चेंज होंगे, जो जिसके साथ बॉन्ड बना चुका है उसके साथ वही बॉन्ड बनाएगा। चेंज क्या होगा, ओरिएंटेशन ऑफ लिगेंड इन 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल प्लेन। चलो दोस्तों अब हम इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए सबसे पहले डालते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब जरा देखो यार, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को कैसे करोगे, इस बात को जरा समझो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को हम लोग कैसे करते हैं और क्या बातों को ध्यान रखते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में करना क्या है। सबसे पहले हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आती है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मेरे पास प्यारे बच्चों 2 केस होते हैं। एक होता है टेट्राहेड्रल और एक होता है ऑक्टाहेड्रल। तो जरा देखो टेट्राहेड्रल केस में क्या होता है, किस तरह से काम करता है। सभी बच्चों को पता है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऐसी होती है, ये देखो टेट्राहेड्रल हमारी ज्योमेट्री ऐसी है, ये हमारे टेट्राहेड्रल है। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की यदि हम बात करते हैं तो जरा देखिए किस तरह से ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। ये और ये इस तरह से मॉलिक्यूल आपस में अरेंज होते हैं। ये टेट्राहेड्रल आपने ज्योमेट्री पढ़ी है। अब इस ज्योमेट्री के बारे में जानो, जितना ज्यादा अच्छा आप ज्योमेट्री के बारे में जानोगे उतना ही इजी होगा आइसोमरिज्म करना। गौर से समझिए, टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है, सिमेट्रिकल होती है। देखो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री सिमेट्रिकल होती है और साथ साथ में 3 डायमेंशनल होती है, और इसमें सिर्फ एक लोकेशन होती है, 1 लोकेशन। इसमें सिर्फ एक ही लोकेशन होती है। गौर से मेरी बात को समझिएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होने के लिए 2 लोकेशन चाहिए। यदि 2 लोकेशन किसी में नहीं है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कभी नहीं शो कर सकता है। और टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में सिर्फ एक लोकेशन होती है, वो कौन सी लोकेशन है, एडजेसेंट। आप सभी बच्चे जानते हैं कि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल कैसे बनता है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऐसे नीचे सॉरी बच्चों, और एक ऐसे नीचे, इस तरह से।
इस तरह से एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बनता है। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में ये सिचुएशन होती है। आपको मैं मार्कर से दिखाता हूं जिससे आपको ये बात मेरी थोड़ी समझ में आए। हाँ बच्चों, अब देखो आपको मैं बना के दिखाता हूं जैसे आप आसानी से इस बात को समझ सके। देखो यार, इस बात को गौर समझिए। ये देखो टेट्राहेड्रल है। अब टेट्राहेड्रल में ये देखो ग्रीन है, ग्रीन का जस्ट एडजेसेंट क्या है? पिंक। ग्रीन का जस्ट एडजेसेंट क्या है? येलो। ग्रीन का जस्ट एडजेसेंट क्या है? व्हाइट। ये तीनों एडजेसेंट पे है। अब ये सब एक दूसरे के एडजेसेंट है। येलो का एडजेसेंट पिंक 109.5, येलो का एडजेसेंट व्हाइट 109.5, येलो का एडजेसेंट ग्रीन 109.5। इसमें दो लोकेशन होती ही नहीं है, और यदि दो लोकेशन नहीं है तो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगी। पहली बात तो ये है, यदि किसी ज्योमेट्री में दो डिफरेंट लोकेशन नहीं है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो दो लोकेशन नहीं है तो ज्योमेट्रिकल कभी नहीं मिलेगी। अब इस ग्रीन की रिस्पेक्ट में ये तीनों सेम लोकेशन है। अब इनको आपस में इंटरचेंज करोगे तब भी कोई नया फिगर नहीं आएगा। तो पहला पॉइंट तो आपने ये सीखा, गौर से ध्यान दीजिएगा, कि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स does not show GI। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल जो होंगे वो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मेरे दोस्त नहीं शो करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनके पास सिमेट्रिकल फिगर है, उनके पास एक ही लोकेशन है। तो पहली बात आ गई कि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल हो तो जस्ट मना कर दो कि नहीं, वो ज्योमेट्रिकल शो ही नहीं कर सकता, बात खत्म हो गई। तो सबसे पहले जैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देखो तो सबसे पहले ये चेक करो वो टेट्राहेड्रल है या नहीं। यदि वो टेट्राहेड्रल है तो मना कर दो, उसमें ज्योमेट्रिकल पॉसिबल ही नहीं है। और यदि वो स्क्वायर प्लेनर है तो फिर हम चेक करेंगे। अब हम बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर की। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कैसी होती है? तो सभी बच्चों को पता है कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कैसी होती है। देखिए, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री मेरे दोस्त ऐसी होती है। ये देखो इस तरह से। ये देखो इस तरह से हमारे पास स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। अब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में देखो, इस लीगेंड के यदि रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये वाला एंगल 90 है, और इस लीगेंड के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये वाला एंगल 180 है। इसका मतलब ये सिमेट्रिकल है, एक जैसी है, और टू डायमेंशनल है, और साथ में टू डायमेंशनल है तो प्लेनर तो हुई, मगर इसमें दो लोकेशन है। दो लोकेशन मेरे दोस्त कौन कौन सी है जरा गौर समझिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। फिर तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि आपके क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। एक 90 एंगल और एक 180 एंगल। इस लीगेंड के रिस्पेक्ट में ये 90 है, इसी लीगेंड के रिस्पेक्ट में ये 180 है। 180 एंगल वाली लोकेशन का नाम रखा जाता है ट्रांस, और 90 वाली एंगल का नाम रखा जाता है मेरे दोस्त क्या? सिस। 180 वाली एंगल का लोकेशन का नाम रखा जाता है ट्रांस, 90 वाली एंगल का नाम रखा जाता है क्या दोस्त? सिस। अब यहां दो लोकेशन है, इसके रिस्पेक्ट में यदि आप यहां पे किसी को लगाते हो तो अलग फिगर आएगा, यहां पे लगाओगे तो अलग फिगर आएगा। मगर हम लगा के फिगर नहीं देखेंगे, हम थोड़ा उसमें मैथ लगाएंगे। कैसे दोस्त मैथ लगाएंगे? इस बात को जरा हम देखो बताते हैं आपको कि किस तरह से मैथ लगाएंगे। अब गौर से मेरी बात समझिएगा, गौर से देखो। यदि कहीं पर ऐसा लिखा है ए बी सी डी, ये रिप्रेजेंटेशन है मोनोडेंटेड लीगेंड का, मोनोडेंटेड लीगेंड का। ये रिप्रेजेंटेशन बेटा किसका है? मोनोडेंटेड। और यदि कहीं ऐसा मैं लिख दूं ए डैश बी बी डैश, इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो बाइडेंटेड लीगेंड का है, ठीक है। और यदि मैं कहीं ऐसा लिखूं तो क्या समझोगे? ये रिप्रेजेंटेशन जो है बाइडेंटेड लीगेंड का है,
मगर इसमें दोनों डोनर एटम क्या है, डिफरेंट है। दोनों डोनर एटम क्या है, डिफरेंट है। और इसमें दोनों डोनर एटम कैसे हैं, सेम है। ये देखो, बात को समझ पा रहे हो, ये नोटेशन है। अब यहां से चालू होता है काम। सबसे पहला मॉलिक्यूल क्या पॉसिबल है, Ma4, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मगर चारों के चारों लिगेंड क्या है, सेम। दूसरा मॉलिक्यूल क्या पॉसिबल है मेरे दोस्त, कि 3 सेम हो, 1 डिफरेंट हो। नेक्स्ट नंबर क्या पॉसिबल है, 2 सेम हो, 2 डिफरेंट हो। सॉरी बच्चों, नेक्स्ट नंबर का मॉलिक्यूल क्या पॉसिबल है, 1 डिफरेंट हो, और नेक्स्ट नंबर का मॉलिक्यूल क्या पॉसिबल है, सभी के सभी डिफरेंट हो। इतने ही मॉलिक्यूल तो पॉसिबल है। अब देखो ये ज्योमेट्रिकल शो करेंगे कि नहीं, ये कैसे करना है, गौर समझिए। हमें करना क्या है दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना है, 2-2 लिगेंड के पेयर बनाने हैं। 2-2 लिगेंड के पेयर बनाने, कॉन्सेप्ट समझिएगा। जितने डिफरेंट पेयर उतने आइसोमर, मतलब ये 4 लिगेंड है तो इनके पेयर बनाए, AA AA। अब क्या और कोई पेयर बन सकता है, 4 लिगेंड है, 4 लिगेंड है, चारों के 2-2 के पेयर बनाने हैं, तो क्या कोई और पेयर बना सकते हो, नहीं। इसका मतलब सिर्फ एक ही फिगर आया, जितने पेयर उतने फिगर, एक ही फिगर, एक ही अरेंजमेंट कर सकते हो ना, ये वाला। इसके अलावा कोई अरेंजमेंट है नहीं। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा। क्यों, किसी भी तरह की आइसोमरिज्म शो करने के लिए कम से कम 2 फिगर तो बनाओगे डिफरेंट टाइप के। यदि 2 डिफरेंट टाइप के सेट नहीं बने तो इसका मतलब वो आइसोमरिज्म शो ही नहीं कर सकता। इसका मतलब उसका एक ही फिगर पॉसिबल है। बात समझ पा रहे हो, हमें कुछ नहीं करना है, जिसका भी पूछे हम उसके डिफरेंट फिगर बनाएंगे। जैसे ये देखो 4 लिगेंड है तो हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, एक तो AA अरेंज कर सकते हैं, एक AB अरेंज कर सकते हैं, और दूसरा अरेंजमेंट बताओ, कोई पॉसिबल नहीं है। AB लिखो या BA लिखो, बात एक ही है। अब यार ये अरेंजमेंट के अलावा कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है, नहीं। इसका मतलब ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बन करने के लिए कम से कम 2 फिगर आने चाहिए। किसी भी तरह की आइसोमरिज्म शो करने के लिए कम से कम 2 फिगर आने चाहिए, और जितने ज्यादा पेयर उतने आइसोमर। पेयर कैसे बनाने हैं, टोटल 4 लिगेंड है। अब 4 लिगेंड के 2-2 पेयर बना के दिखा दो कितने बन जाएंगे। अब जैसे ये है टोटल 4 लिगेंड है, अब इसके पेयर बनाने हैं। तो एक बच्चे ने कहा पहला पेयर ये हो गया, किसी ने कहा सर हम दूसरा पेयर ये बना देंगे, AB AB। अब देखो 2 डिफरेंट पेयर बने ना, इसका मतलब इसके 2 आइसोमर है। कितने आइसोमर बनेंगे, 2 आइसोमर बनेंगे। और क्या ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, यस बेटा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसने 2 फिगर बना दिए। तो क्या कर सकते थे, AA एक ब्रैकेट में डाल दिया, BB एक ब्रैकेट में डाल दिया, AB AB। और ये क्या होता है, जो एक ब्रैकेट में होते हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, ट्रांस। और ट्रांस का मतलब आप क्या समझोगे, 180 एंगल। इसका मतलब ये देखो ये किस पे अरेंज है, ये 180 पे अरेंज है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब एक पहली बार है तो मैं फिगर बना के दिखा देता हूं। इसका मतलब बेटा हम ये कह रहे हैं, पहला वाला फिगर ये है, पहले वाले फिगर में A और A के बीच में कितना है, 180, ये देखो, और B और B के बीच में कितना है, 180। तो पहले वाले कंपोजिशन का फिगर ये आया, ये देखो A के बीच में 180, B के बीच। अब दूसरे वाले कंपोजिशन का फिगर बनाते हैं, यहां पर A और B के बीच में 180, तो ये A हो गया, ये B हो गया। A और B के बीच में 180, ये A हो गया, ये B हो गया। अब ये देखो ये फिगर और ये फिगर दोनों अलग अलग फिगर है। इसमें A के बीच में कितना है, 90 एंगल है। इसमें A के बीच में कितना है, 180 एंगल है। इसका मतलब 2 अलग अलग फिगर है। तो 2 अलग अलग फिगर है, तो ये कैसा फिगर है, जब उनके बीच में 180 एंगल होता है तो उसको ट्रांस फिगर कहते हैं, और जब उनके बीच में 90 एंगल होता है तो उसको सिस फिगर कहते हैं। गौर समझिए, 180 एंगल है 2 लिगेंड के बीच में तो उसको ट्रांस फिगर बोलते हैं, और यदि उनके बीच में 90 एंगल है तो उसको सिस फिगर बोलते हैं। तो पहली बात, ज्योमेट्रिकल आइसोमर यदि कहीं पूछा जाएगा कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, तो दोस्त आपको कुछ नहीं करना, बस पेयर बना देना है। यदि एक से ज्यादा पेयर बनते हैं तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। पहला पॉइंट, जितने पेयर बनेंगे उतने आइसोमर होंगे। 2 आपने सेट बनाए हैं, 2 सेट बनाए तो 2 आइसोमर बनेंगे। अब 2 से ज्यादा सेट पॉसिबल हो तो बताओ, नहीं पॉसिबल है। अब इसके बना लो, इसके दोस्त कितने बना लोगे, कोई बच्चा ऐसे कर सकता है और फिर कोई बच्चा ऐसे कर सकता है। ये देखो
दो आइसोमर बनना है, इसका मतलब ये भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा। और टोटल आइसोमर कितने हैं? 2। अब किसी बच्चे ने पूछा इसमें से ट्रांस कौन है, सिस कौन है? तो ये देखो इनके बीच में कितना एंगल है? 180, तो ये ट्रांस फिगर है। अब ये वाला सिस फिगर होगा, इनके बीच में 180 है, आपस में थोड़ी ना है, जब वो आएंगे तो सिस बना देंगे। तो ये 180 वाला ट्रांस, ये सिस। अब इसके कितने पॉसिबल फिगर है? ए बी और सी डी। देखो मैं इस वाले के कर रहा हूं, कितने पॉसिबल फिगर है? अब कोई बच्चा ए के साथ क्या है? बी, तो ए के साथ क्या आ सकता है? सी भी आ सकता है। ए के साथ क्या आ सकता है? डी भी आ सकता है। जब ए के साथ सी आ गया तो बचा क्या? बी डी। जब ए के साथ डी आ गया तो बचा क्या? बी सी। यही तो पॉसिबिलिटी थी, 3 सेट बने, ए के साथ बी, ए के साथ सी, ए के साथ डी, यही पॉसिबिलिटी है। अब इसके कितने आइसोमर बनना है? 3 आइसोमर। टोटल आइसोमर कितने हैं दोस्त? इसके 3। ये देखो चेक कर लो। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बस इतने ही मॉलिक्यूल शो करते हैं, एक ये शो करता है, एक ये शो करता है, एक ये शो करता है, क्योंकि बाकी क्या है? टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते। और ये देखो इस तरह से करते हैं, इनका क्या है? इस तरह से करते हैं। बात समझ पा रहे हो यार दोस्तों कैसे पढ़ा रहा हूं? आपको कुछ नहीं करना, बस पेयर बना देना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस पेयर बना देना। जितने पेयर उतने ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जितने पेयर उतने ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। और 2 पेयर के बीच में जो लिगेंड है वो एक दूसरे से 180 पे रखे जाएंगे यदि हम उनके फिगर बनाते हैं तो। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, और भी मॉलिक्यूल है। सपोज करो इसमें से कोई बाइडेंटेड लिगेंड लगा दिया, तो जैसे ये देखो, ये देखिए, तो कैसे करोगे? अब पूछा जा रहा है इसको करें, तो देखो यहां पर आपको क्या मानना है, गौर से जरा कॉन्सेप्ट को ध्यान देना कि मैं कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा रहा हूं। कि बाइडेंटेड लिगेंड आ गए तो क्या करोगे? तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये समझो कि बाइडेंटेड लिगेंड ऑलवेज 90 पे अरेंज होते हैं। बोथ डोनर एटम ऑलवेज अरेंज इन 90 डिग्री। बाइडेंटेड लिगेंड के दोनों डोनर एटम हमेशा 90 पे अरेंज होंगे, 180 पे वो कभी अरेंज नहीं किए जा सकते। मतलब जैसे कोई बाइडेंटेड लिगेंड है, ये देखो ये वाला, तो आप इसको इस तरह से अरेंज नहीं कर सकते हो, ये अरेंजमेंट गलत है, क्योंकि इनके बीच में कितना है? 180 एंगल है। तो यदि कोई कहता है कि ये बाइडेंटेड लिगेंड है और इस तरह से अरेंज है, तो ये गलत है, रॉन्ग। इस तरह से हम कभी अरेंज ही नहीं करेंगे। हम उनको कैसे अरेंज करेंगे? हम उनको ऐसे अरेंज करेंगे, इस तरह से। ये अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, ये अरेंजमेंट राइट है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए कि ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको बहुत अच्छे से मेरे दोस्तों याद रखना है, ठीक है, कि क्या बोला गया है। ये बात, ये वाली बात ध्यान रखिए कि बाइडेंटेड लिगेंड जो होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री पे अरेंज किए जाएंगे। बाइडेंटेड लिगेंड 180 पे कभी अरेंज नहीं किए जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बॉन्ड लेंथ नहीं होती है। पहला पॉइंट। अब आप इसको बनाओगे कैसे? अब आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, गौर से समझिएगा कॉन्सेप्ट। आप इसको सपोज कर लो, आप क्या सपोज कर लो कि ये सब मोनोडेंटेड है, पुराना केस है। आप इसको ये सपोज कर लो और बना दो। पेयर कितने बनेंगे और पेयर कितने बनेंगे? इतने पेयर बने। गौर समझिए कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूं, ठीक है। ये मैथ्स की ट्रिक है, केमिस्ट्री से बनाना टफ होता है, तो आपको मैथ्स सिखा रहा हूं थोड़ी सी। आप क्या करो, इनको मोनोडेंटेड सपोज कर लो। तो ये मोनोडेंटेड सपोज कर लोगे तो ऐसा ही केस तो हुआ, Ma2B2, Ma2B2 के पॉसिबल पेयर बना दिए, ये पेयर आ गए। अब इसमें से कौन सा पॉसिबल पेयर है, कौन सा नहीं है, इसके लिए इसको फिगर बना लो। फिगर बनाया, पहले वाले का फिगर बना रहा हूं, इसको 1 का, इसको 2 का। तो पहले वाले का फिगर, ए के बीच में कितना एंगल? 90। बी के बीच में कितना एंगल? 90। दूसरे वाले का फिगर बनाया, ए के बीच में कितना एंगल? ए बी के बीच में कितना एंगल? 90। ए बी के बीच में कितना एंगल? 90। यही तो सिचुएशन आई। अब देखो, अब चेक करो कि इनमें से कौन सा फिगर पॉसिबल है, कौन सा नहीं। ए के बीच में 180 एंगल आ गया है और ए के बीच में 180 एंगल पॉसिबल नहीं है। क्यों? ये देखो लिखा है। तो ये फिगर पॉसिबल नहीं है, ये फिगर गलत है, ये फिगर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों
बाइडेंटेड लिगेंड हमेशा 90 पे अरेंज होते हैं, और यहां देखो आपने क्या किया है, बाइडेंटेड लिगेंड को कितने पे अरेंज कर दिया है, 180 पे अरेंज कर दिया है। ये ए बाइडेंटेड लिगेंड है ना, तो पहले क्या करोगे, पहले इनको मोनोडेंटेड मान के पॉसिबल फिगर बना लोगे, पहले इनको मोनोडेंटेड मान के पॉसिबल फिगर बना लोगे, फिर उस फिगर को काट दोगे, अपने आप पता चल जाएगा। बाइडेंटेड को मैंने क्या किया, मोनोडेंटेड सपोज करके फिगर बना लिया, उसमें से देखा कि ये वाला फिगर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए और ए के बीच में 180 एंगल पॉसिबल नहीं है। ए और ए के बीच में 180 एंगल क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड हमेशा इस तरह से अरेंज होते हैं। अब बात आइए, ये फिगर पॉसिबल है, चेक करो, ए और ए के बीच में कितना एंगल है, 90, बी और बी के बीच में भी कितना एंगल है, 90। ये फिगर दोस्त पॉसिबल है क्योंकि इनके बीच में 90 एंगल है। अब जरा चेक करके बताओ ये फिगर कैसा है, तो सभी बच्चों ने कहा कि ये फिगर सिस फिगर है, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा, बताओ क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा, तो करेगा, कैसे करेगा, अब आप बताओ, क्या हम इसके दो फिगर पॉसिबल बना सकते हैं। अब कैसे कर सकते हो, हम इनको घुमा सकते हैं, तो घुमाने से क्या दो फिगर बनेंगे, यदि हम इनको ऐसे पलट दे या ऐसे पलट दे तो क्या दो फिगर बन सकते हैं, कोई बच्चे बताए, मुझे तो नहीं लग सकता कि ये दो फिगर किसी तरह से बन सकते हैं। ए के अपोजिट में ए कभी नहीं आएगा, बी के अपोजिट में बी कभी नहीं आएगा, तो सिर्फ एक फिगर पॉसिबल है, तो सिर्फ एक फिगर पॉसिबल है, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, नहीं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा। अब ये वाला चेक करो, एम ए बी, देखना सी डी, अब ये चेक करते हैं, ठीक है, रूल समझाता हूं जैसे आप करना सीख जाओ। सपोज करो कि ये सब मोनोडेंटेट है, और सब मोनोडेंटेट है, तो हमारा क्या हुआ, एम ए बी सी डी। फिर आप क्या करोगे दोस्त, इनके पॉसिबल फिगर बनाओगे, ए बी सी डी, ए के साथ बी हो सकता है तो ए के साथ सी हो सकता है, ए के साथ डी हो सकता है, तो बचा क्या, बी डी बचा, बचा क्या, बी सी बचा। ये देखो तीन पॉसिबल फिगर है। अब इनके फिगर बनाओ और फिर काटो। पहला फिगर ए और बी 180, ए और बी 180 नहीं हो सकते, ये आप जानते हो, क्योंकि यहां देखो ए और बी क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है, और बाइडेंटेड लिगेंड तो हमेशा 90 पे अरेंज होंगे ना, ये देखो, और यहां पे उन्होंने कह दिया है कि 180 अरेंज करो, क्योंकि एक ब्रैकेट के एटम 180 पे अरेंज होते हैं। तो मैं डायरेक्ट काट दूं कि बना के काटूं, चलो दूसरी बार है, बना के काटता हूं, क्योंकि टफ होता है तो बच्चों को सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और यहां इसी बात की सबसे ज्यादा कमी है, इसीलिए मैं थोड़ा तेज भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो समझना जरा आप लोग अच्छे से। ए और बी के बीच में क्या है, ये देखो, इसका फिगर बनाया, दूसरे वाले का फिगर बनाओ, ए और सी, बी और डी, दूसरा फिगर ये, तीसरा फिगर मेरे दोस्त बनाओ, ए और डी अपोजिट होंगे ना, बी और सी अपोजिट। ये फिगर पॉसिबल नहीं है, कट गया। किसी ने कहा वाई ये फिगर पॉसिबल क्यों नहीं है, तो ये फिगर मेरे दोस्त पॉसिबल नहीं है क्योंकि ए और बी बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड हमेशा 90 पे सेट होते हैं, और इनके बीच में 180 आ गया है, तो बाइडेंटेड लिगेंड 180 पे सेट ही नहीं हो सकता, इसलिए ये फिगर गलत है, ठीक है। अब इसको चेक कर लो, सी डी ए बी, ए बी हमारे 90 पे है, फिगर सही है, सी डी भी हमारे 90 पे है, फिगर सही है। ये देखो, इसका मतलब ये फिगर सही है। जब कोई सही फिगर मिल जाए, गौर सुनिए, जब कोई सही फिगर मिल जाए तो उसको रोटेट करके देख लो। जैसे देखिए, ए के अपोजिट में क्या है, सी, ए के अपोजिट में क्या है, सी। अब यदि इसको हम पलट दें तो एक और फिगर मिल जाएगा, ऐसे देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा घुमा दिया, इसके दो फिगर बन सकते हैं, ऐसे था, अब इसको पलट दो, ये देखो, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं। अभी भी देखो इनके बीच में 90 एंगल है, गौर से मेरी बात को समझिएगा दोस्तों, थोड़ा सा टफ होता है। अभी भी इनके बीच में 90 एंगल है, अभी भी इनके बीच में 90 एंगल है, मगर ये अलग अलग फिगर है। ए के अपोजिट में क्या है, सी, ए के अपोजिट में क्या है, डी, इसका मतलब ये अलग अलग फिगर है, तो इसके दो फिगर बनना है, एक ये एक ये, इसके दो फिगर बनना है। तो पहले क्या करोगे, कॉन्सेप्ट समझ लो करना क्या है, बाकी तो मैं जानता हूं तुम कर लोगे, बस कॉन्सेप्ट समझ लो किस ऑर्डर में करना है। जब कहीं बाइडेंटेड लिगेंड आए दोस्त, तो पहले उसको मोनोडेंटेड सपोज कर लो, मोनोडेंटेड सपोज करके उसके फिगर बना लो, ठीक है, मैथ के हिसाब से, ये मैथ के हिसाब से पेयर बना लिए। अब उसमें से देख लो कौन सा पेयर पॉसिबल नहीं है, उसको कट कर दिया। जो पेयर पॉसिबल आए उसमें ये चेक करो कि क्या हम उसको फ्लिप कर दे तो क्या नया फिगर मिलेगा, जैसे इसमें फ्लिप करने से नहीं मिल रहा था। ए के अपोजिट में बी, ए के अपोजिट में बी, अब इसको ऐसे घुमा दो, फ्लिप कर दो,
तो फ्लिप कर दोगे तो ए यहां आएगा, ए यहां आएगा, वही चीज आएगी। मगर यहां क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहां अलग अलग लिखा है, ये सी लिखा है, ये डी लिखा है। फ्लिप करने से ये डी इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, तो एक पॉसिबल फिगर है। अब इसको चेक कर लो, ए के अपोजिट में बी नहीं, 90 एंगल पे। सी के अपोजिट में डी, सी के अपोजिट में डी भी नहीं है, 90 एंगल है कि नहीं? तो ये फिगर भी पॉसिबल है। अब आप चेक कर लो, ये फिगर आपने कहीं बना तो नहीं दिया है, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर सेम है। चेक करो, ए के अपोजिट में डी, ए के अपोजिट में डी, बी के अपोजिट में सी, बी के अपोजिट में सी। तो या तो ये और ये फिगर पॉसिबल है, या फिर ये वाला हटा दो, तो कोई एक फिगर हटा दो। तो मेरे हिसाब से ये फिगर हटाओ, क्योंकि ये मैंने फ्लिप करके बनाया था, है ना, और ये पहले से यहां बना है, और जब पहले से बना है तो क्यों बनाया हम? तो कितने फिगर पॉसिबल हैं? 2। और ये 2 फिगर पॉसिबल हैं, तो बेटा ये क्या होगा? आइसोमर हुए 2, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या करेगा? शो करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या करेगा? ये शो करेगा। तो अब आप रूल को समझ लो, कॉन्सेप्ट को समझ लो। थोड़ा टफ होगा, हो सकता है टफ लगे, क्योंकि आज से पहले आपने बहुत अच्छे से इस बात को समझा भी नहीं होगा। तो गौर से मेरी बातों को प्यारे बच्चों समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पूरी डिटेल दे रहा हूं, अच्छे से गौर से समझिए। सबसे पहले क्या करोगे? बाइडेंटेड लिगेंड की बात आए तो क्या करना है, मोनोडेंटेड लिगेंड की बात आए तो क्या करना है। मोनोडेंटेड लिगेंड की बात आएगी तो क्या करोगे? पेयर बनाओगे, जितने पेयर उतने आइसोमर्स। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। यदि एक ही पेयर बनना है, इसका मतलब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा। दूसरी बात आई, बाइडेंटेड किया जाए तो पहले क्या करोगे? उसको मोनोडेंटेड सपोज कर लोगे, उसके पॉसिबल पेयर बना लोगे, उन पेयर के फिगर बना लोगे, और फिर देखोगे कौन कौन से फिगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबल नहीं है। ये मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉसिबल हैं। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि बाइडेंटेड लिगेंड हमेशा एडजेसेंट पे होने चाहिए। बाइडेंटेड लिगेंड अपोजिट आ गए तो ये गलत हो गया। ये मैथ्स के हिसाब से पेयर बना सकता था, मगर केमिस्ट्री के हिसाब से फिगर नहीं बना पाएगा। फिर ये बनाया, फिर ये बनाया। जब भी कोई फिगर पॉसिबल आए तो उसको रोटेट करके भी देख लिया करो, मतलब फ्लिप करके भी, कि एक फिगर पॉसिबल आ सकता है। जैसे इसका फ्लिप करने पे फिगर पॉसिबल आ रहा था, मगर वो ये वाला आ रहा था, और ये हमने पहले से बना रखा था। ठीक है, बस इतना काम हर एक में करना है। अब जरा देखो यार, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बाद अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। देखो मेरे दोस्तों, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बच्चों को ज्यादा टफ लगता है, मगर मेरी कोशिश है कि आपको कुछ टफ ना लगे। आपको बस यही काम करना है, इस तरह से पेयर बनाते चले जाना है, और कोई नया काम नहीं करना है। MA6, ठीक है, चेक करो, MA5B, MA4B2, MA3B3। अब इन सबके देखो कितने आइसोमर आएंगे, कौन ज्योमेट्रिकल शो करेगा कौन नहीं। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो नहीं शो करेगा, क्यों? आप इसके फिगर बनाओ, AA 6 लिगेंड है AA। अब इसके अलावा दूसरा कुछ पॉसिबल है? नहीं। इसके फिगर बनाओ तो मुझे नहीं लगता ये भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा, क्योंकि AA AB। बात समझ पाए क्या किया मैंने यार? दोस्तों बात तो समझ पा रहे हो? टोटल 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड के दो के डिफरेंट सेट बनाने हैं। दो को सेलेक्ट करके डिफरेंट कितने सेट बनाए जा सकते हैं? जितने सेट बनाए जा सकते हैं उतने ही फिगर पॉसिबल है। इसके बनाइए तो मेरे हिसाब से इसके बन सकते हैं AA BB ऐसे। अब एक और सेट बन सकता है कि आप इनको इंटरचेंज कर लो, ऐसे 2 सेट बन सकते हैं। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। टोटल आइसोमर कितने होंगे? 2। अब बात है इसमें सिस कौन ट्रांस कौन, तो सिंपल सी बात है। बी क्या है? ये मैंने एंगल बताया था 180 होता है, तो बी 180 है, तो 180 एंगल को क्या कहते हैं? ट्रांस। तो दूसरा वाला अपने आप सिस होगा, फिगर बना के देख सकते हो। ठीक है, अब इसके बनाइए, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? AA AB BB। कोई बच्चा कह सकता है सर ये ऐसे भी बन सकता है, AA। और कुछ पॉसिबिलिटी है? चेक करो भाई, 3A 3B है, तो AA हो सकता है, BB हो सकता है, AB हो सकता है, या 3A 3B है तो AB 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 हो सकता है। तो 2 पॉसिबल फिगर आ गए ना, तो इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। इसके फिगर के कुछ नॉमेनक्लेचर भी होते हैं, इसलिए नाम भी लिख देता हूं। देखो अब इसके फिगर बनाओ, A एक दूसरे के अपोजिट में, ठीक है, B एक दूसरे के अपोजिट में, क्योंकि एक दूसरे के बीच में 90 एंगल है, B एक दूसरे के अपोजिट में, ये है इसका फिगर। अब जरा चेक करो A और A के बीच में क्या एंगल है, इसको अब इसको बना लो,
पहले बना लेते हैं फिर बात करते हैं। ए और बी के बीच में 90 एंगल, ए और बी के बीच में 90 एंगल, 180 एंगल, ए और बी के बीच में 180 एंगल। ऐसा ही तो फिगर आया। अब इस फिगर को गौर से समझो, ये इस तरह का हमारा ऑक्टाहेड्रल फिगर हो गया। ये देखो दोस्त, अब जरा गौर से समझिएगा, इनके अपने स्पेशल नाम है, तो वो क्या है? जरा ए और ए के बीच में एंगल देखो क्या आ रहा है, 90। फिर ए और ए के बीच में एंगल देखो क्या आ रहा है, 180। यहां पे चेक करो, ए और ए के बीच में क्या एंगल आ रहा है, 90। ए और ए के बीच में क्या एंगल आ रहा है, 90। जब सेम एंगल आते हैं तो उसको बोला जाता है फेसियल फिगर, और जब डिफरेंट एंगल आते हैं तो उसको बोला जाता है मेरिडियन फिगर। ये देखो, इनके अपने एक नॉमेनक्लेचर है। जब ए ऐसे ए के साथ किया, आप चाहें तो बी के साथ भी कर सकते हैं। ए और ए के बीच में 90, ए और ए के बीच में 180, दो टाइप के एंगल है। यहां चेक करो, ए और ए के बीच में 90, ए और ए के बीच में 90, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है। थोड़ा सा आप दिमाग लगा लीजिएगा, ठीक है, कि ये वाली लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर है, तो सिर्फ 90 एंगल। जब सिर्फ 90 एंगल होते हैं तो फेसियल बोलते हैं, और डिफरेंट एंगल होते हैं तो मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूल कैसा आएगा, ऐसा आएगा। अब जरा चेक करो यार, किसी ने कहा यार ऐसा आ गया तो क्या करोगे? गौर से देखते जाइए, हम लोग चीजों को बढ़ाते चले जा रहे हैं, ऐसे तो आंसर क्या आएगा? किसी ने कहा सर ऐसे आ गया तो आंसर क्या आएगा? नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे? तो कर लो यार, पेयर बनाओ मेरे दोस्त, ए बी बी सी। और क्या हो सकता है? और हो सकता है ए सी ए बी, और कुछ हो सकता है भाई? सी जो है बी के साथ आ सकता है, तो सी जो है ए के साथ भी आ सकता है। और पॉसिबिलिटी बताओ, एक और पॉसिबिलिटी है, बी आपस में भी तो आ सकता है, ए सी बी है। तो इसके 3 फिगर पॉसिबल है, आप चेक कर लो। और कोई बनेगा? मेरे हिसाब से नहीं बनेगा। तो इसके टोटल आइसोमर कितने आएंगे? 3 आइसोमर आएंगे। टोटल आइसोमर कितने आएंगे? 3 आइसोमर आएंगे। ये देखो, अब इसके देख लो यार, ए बी सी, पहला सेट हो गया। अब दूसरा सेट क्या हो सकता है? इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, ए को पकड़ के रखो, बी सी को इंटरचेंज कर दो। अब अगला सेट क्या हो सकता है? बी को पकड़ के रखो, ए सी को इंटरचेंज कर दो। अब सी को पकड़ के रखो, ए बी को इंटरचेंज कर दो। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अब सबको आपस में इंटरचेंज कर दो, ए बी सी ए। ये देखो कितने पॉसिबल आइसोमर आए, 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 आइसोमर आ रहा है। ऐसे करना है अपने को, ठीक है। ऐसे आपको सेट बनाने हैं, जितने सेट बनाओगे उतने आइसोमर आएंगे। इसी तरह से यदि हम इस चीज को बढ़ा दें, A2 B2 CD कर दें, A2 BC CD E कर दें, ABCDEF कर दें, तो जरा देखो कितने फिगर आएंगे। इसके 15 फिगर आएंगे, इसके मेरे दोस्त 9 फिगर आएंगे, और इसके मेरे दोस्त 6 फिगर आएंगे। देख लेना 6 आ रहा है या 7 आ रहा है, मुझे याद नहीं है पूरी तरह से। इसके देख लीजिएगा 6 आते हैं या 7, आई थिंक 6 आते हैं। इसके 9 फिगर आएंगे, इसके 15 फिगर आएंगे। बनाना कैसे है? ऐसे ही बनाना है, ठीक है। बना के देख सकते हो। तो इतने फिगर बनाने को नहीं आते हैं, इतने फिगर छोटे छोटे फिगर बनाने को आते हैं। तो समझ गए हो कैसे बनाना है आपको फिगर? कैसे बनाओगे मेरे दोस्त फिगर? समझ गए? क्या करना है अपने को दोस्तों? अपने को सेट बनाने, पेयर बनाने, जितने पेयर उतने आइसोमर। ये देखो, अब इसको भी आप उसी तरह से बनाओगे, जितने पेयर उतने आइसोमर। बना के देख लीजिए। इसी तरह यहां भी करना है, इसी तरह यहां भी करना है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो हमने बता दी सबकी, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे ये भी बता दिया है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखनी है। ये देखो आगे। अब किसी ने कहा कि सर बाइडेंटेड लिगेंड का कुछ आ गया, तो जैसे ये देखो, ये देखो ऐसे, या किसी ने पूछा सर ऐसे हो गया, तो देखिए इधर ये बाइडेंटेड लिगेंड।
अब इनको कैसे करेंगे? तो दोस्त उसी रूल से करोगे जो पीछे पढ़ाया था। इसके पॉसिबल सेट बनाओ। इसके पॉसिबल सेट कितने बनेंगे? ऐसे बनेंगे ना। क्या समझा? मैंने इसको मोनोडेंटेड लिगेंड मान लिया। अब जब मोनोडेंटेड लिगेंड मान लिया तो पॉसिबल सेट बना लिए। ये पॉसिबल सेट आए। अब इस पॉसिबल सेट में देखो बीबी के बीच में आपने कितना एंगल डाल दिया है? 180। और ये बाइडेंटेड लिगेंड है, 180 पे तो आ ही नहीं सकता है। बीबी क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड लिगेंड के डोनर एटम कहां होते हैं? 90 पे सेट होते हैं। बाइडेंटेड लिगेंड के दोनों डोनर एटम कहां सेट होंगे? 90 पे। ये तो 180 सेट है। क्यों? इसका पॉसिबल फिगर क्या बनाओगे? ऐसा ही तो बनाओगे, बीबी ए ए। ये जो सेट होता है इसका मतलब ये दोनों एटम 180 पे सेट होंगे, ये दोनों एटम 180 पे सेट होंगे, ये दोनों एटम 180 पे सेट होंगे। अब जब 180 पे सेट किया तो तुमने बाइडेंटेड लिगेंड को 180 पे सेट कर दिया। और मेरे दोस्त बाइडेंटेड लिगेंड 90 पे सेट होता है, अभी पीछे पढ़ाया था। बाइडेंटेड लिगेंड के दोनों डोनर एटम हमेशा कहां पे सेट होंगे? 90 पे। ये तो आई नहीं, गलत हो गया। अब इसी तरह इसको आओ, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा क्योंकि एक ही फिगर बनना है ना, नीचे वाला। इसी तरह इसको करोगे तो ठीक है। अब आप इस बात को करना सीख लोगे। बात मेरी समझ पा रहे हो कैसे करना है? अब यार नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्या? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की खास बात जरा समझो। हम किस पे डिस्कस करेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। बच्चों को लगता है कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म सबसे टफ है, ये सबसे इजी है। बस मेरी बात को समझते जाइएगा, ठीक है? जो लिख रहा हूं इस बात को समझिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 does not show optical isomerism. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होती ही नहीं है, ये ध्यान रखो। एक्सेप्ट सिर्फ एक केस होता है, MABCD टेट्राहेड्रल। ये देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होती ही नहीं है, सिर्फ MABCD टेट्राहेड्रल को छोड़कर। किसी ने कहा वाई? रीजन क्या है? तो रीजन है ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको बोलते हैं मेरे दोस्त POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से मेरे दोस्त टेट्राहेड्रल कंपाउंड और स्क्वायर प्लेनर में दोनों में कभी नहीं होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री आप ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हो। एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन डालो जिससे क्या हो, वो मॉलिक्यूल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो जरा ध्यान रखिएगा, हमेशा प्लेन मिल जाता है कैसा भी लिखा हो। तो पहला रूल तो ये हुआ टेट्राहेड्रल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और MABCD नहीं है तो मना कर दो। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी बात हो सकता है ना समझ पा रहे हो कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। दोस्त सर ये कहना चाह रहे हैं, पहले तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दे जैसे तुम्हें पता चल जाए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखो दोस्त, अब मैं बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मेरे से किसी ने ये बात पूछी, देखिए निकल Cl4 2 निगेटिव, या मेरे से कोई कहता है K2PtNS3 का ट्वाइस Cl2, या कोई बच्चा मेरे से पूछना चाहता है कि यार ये देखो Pt अमोनिया वाटर ClBr। अब बताओ इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है? तो देखो हम कैसे निकालेंगे। यदि कोई पूछता है इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो हम कैसे निकालेंगे? ये रूल पढ़ो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करते हैं। कौन शो करता है? MABCD टेट्राहेड्रल। तो पहली बात, क्या इसके पास 4 डिफरेंट लिगेंड है? नहीं है। तो दोस्त जब इसके पास 4 डिफरेंट लिगेंड नहीं है तो ये तो कभी नहीं शो कर सकता।
चाहे ये टेट्राहेड्रल हो या स्क्वायर प्लेनर हो, क्या लेना देना, क्योंकि सिर्फ एक केस शो करता है, कौन, MABCD होना चाहिए और साथ साथ में वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए, स्क्वायर प्लेनर नहीं, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। तो भैया ये 4 डिफरेंट लिगेंड ही नहीं है तो मना कर दो, इसमें 4 डिफरेंट लिगेंड है, मना कर दो, इसमें 4 डिफरेंट लिगेंड है तो ये शो कर सकता है, मगर पहले ये चेक करो ये टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है। तो अब कैसे चेक किया जाए, तो अपना रूल लगाओ जो मैंने पीछे के बॉन्डिंग में पढ़ाया है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 D8 कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्क्वायर प्लेनर, और बाकी कुछ टेट्राहेड्रल। जरा चेक करो, प्लेटिनियम निकल फैमिली का होता है Ni Pd Pt, इसका मतलब इनकी +2 ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो D8 होती है, उनका कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, D8 होता है मेरे दोस्त। तो जरा देखो प्लेटिनियम के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, +2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 1 2 3 4 पहली कंडीशन फुल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 D8 कॉन्फ़िगरेशन भी है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि 3D सीरीज को छोड़कर 4D 5D 6D सीरीज के कॉम्प्लेक्स में सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये मैंने पीछे पढ़ाया है, मेरे पीछे वाली बातें याद रखना है। तो ये देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी है, D8 कॉन्फ़िगरेशन भी है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी है, तो ये क्या हुआ, स्क्वायर प्लेनर हुआ। और मेरे दोस्त यदि ये स्क्वायर प्लेनर है तो ये भी ऑप्टिकल नहीं शो करेगा, क्योंकि ऑप्टिकल कौन शो करता है, MABCD टेट्राहेड्रल। अब तुम मेरी बात को समझ पाए होगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का तो खेल ही खत्म हो गया, अब बस 6 में चलना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में यदि ऑप्टिकल पूछे तो बस मना कर दो, जब तक 4 डिफरेंट लिगेंड ना है, और जब 4 डिफरेंट लिगेंड आ जाए तो चेक कर लो कि वो स्क्वायर प्लेनर है या नहीं, यदि स्क्वायर प्लेनर है तो फिर मना कर दो, क्योंकि सिर्फ ओनली एक केस है जो ऐसा करता है, वो कौन है, MABCD टेट्राहेड्रल। अब चलते हैं मेरे दोस्त कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की ओर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम लोग ये चेक करना चाहते हैं कि कौन सी आइसोमेरिज्म वो शो कर रहा है और कौन सी नहीं कर रहा है। तो जरा देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कैसे चेक करोगे, अब मेरी बातों को गौर से समझिएगा, ठीक है, यहां पर आपको कुछ बातें मुझे समझानी पड़ेंगी, ध्यान से देखिएगा कि वो किस तरह से एप्लीकेबल है। देखो MA6, चलो मैं एक एक करके आपको नोट देता हूं, आप इन चीजों को याद रखिए अच्छे से। नोट नंबर 1, MA3B2C, इस तरह से लिखता हूं। ध्यान से देखिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बात कैसे चलेगी, n की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। m की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूं, अभी आप इस रूल को नहीं समझ पा रहे होगे कि सर लिखे आ रहा है। देखो बेटा n क्या है, n है नंबर ऑफ डिफरेंट लीगेंड, मतलब 3 डिफरेंट लीगेंड है किसी के पास, 3 डिफरेंट लीगेंड है या 3 से ज्यादा डिफरेंट लीगेंड है, तो वो मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होता है। 3 डिफरेंट लीगेंड हो या 3 से ज्यादा हो, जैसे अभी मेरी बात नहीं समझ पाए हो इसलिए थोड़ा सा बताता हूं। किसी ने पूछा क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ये मॉलिक्यूल, किसी ने मेरे से पूछा क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है, तो हम कैसे बताएंगे, ग्रेटर देन 3 लिखो, इक्वल टू नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3। देखो किसी ने मेरे से पूछा क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है, तो जरा बताना कितने डिफरेंट लिगेंड है, 2, n की वैल्यू 2 है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, मना कर दो। n की वैल्यू कितनी है, 3 डिफरेंट लिगेंड है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, मना कर दो। ऐसा ये बात कह रहा हूं। अब जैसे किसी ने ये लिख दिया n की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव कभी नहीं हो सकता, इन सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, ये ऑप्टिकल एक्टिव कभी नहीं हो सकते। यदि n की वैल्यू किसी ने कहा ये है, ये देखो दोस्तों m, एक केस को छोड़कर, एक्सेप्ट, अभी पूरा स्टेटमेंट नहीं किया है वो लिख देता हूं, एक्सेप्ट MA3B2C।
अब यहां पर भी देखो n की वैल्यू 3 है, मगर ये ऑप्टिकल एक्टिव है, इसको छोड़कर बाकी कोई भी ऐसा लीगेंड मिलता है जिसमें n की वैल्यू लेस देन 3 है या इक्वल टू 3 है, तो वो हमेशा इनएक्टिव होगा, चाहे कुछ भी लिखा हो। n क्या है? मोनोडेंटेड लीगेंड है, नंबर ऑफ डिफरेंट मोनोडेंटेड लीगेंड। कॉन्सेप्ट को पकड़ते जाइएगा, ठीक है। यदि किसी के पास 3 डिफरेंट मोनोडेंटेड लीगेंड हैं तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और 3 से कम है तो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। 3 से ज्यादा होने पर हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। और n की वैल्यू 3 वाला सिर्फ एक है। ये पहला पॉइंट तो ये हुआ कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। पहला केस समझ गए, ठीक है, इस बात को समझ गए। अब जरा देखो दोस्तों, रूल नंबर 2 पे चलते हैं। इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट नंबर रूल पे चलते हैं, जरा उसको समझो आप। रूल नंबर 2, उसके बाद आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग, नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग Rn ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, तो भी क्या होगा? कॉम्प्लेक्स जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो। ऐसे यदि कोई मॉलिक्यूल है जिसमें साइक्लिक रिंग का नंबर 2 या 2 से ज्यादा है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, सिर्फ एक केस को छोड़कर। वो केस मेरे दोस्त क्या है, जरा इस बात को समझो। वो केस सिर्फ ये वाला है, एम ए या ए बी, जो भी मानो लिख लो, का होल ट्वाइस 2 सेम लीगेंड, ऊपर से क्या? ट्रांस। ये देखो, ये केस बाइडेंटेड लीगेंड हो और 2 जो लीगेंड बच रहे हैं वो सेम है, तो मतलब अभी तुम मेरी बात को नहीं समझ पा रहे होगे, तो मैं थोड़ा एक एग्जांपल देता हूं जिससे तुम अपनी बातों को या मेरी बातों को अच्छे से पकड़ पाओ। गौर से देखिएगा बच्चों, देखो तीन मॉलिक्यूल लिख रहा हूं। अब 3 मॉलिक्यूल में आपको यह देखना है कि कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव है, कौन सा ऑप्टिकल इनएक्टिव है। ये देखो, अब मेरे से पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है, कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो जरा देखो, आप गौर से देखिए, जो मैंने पढ़ाया है उसको अप्लाई करिए। नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग कितनी है? 2। कैसे निकालोगे यार? ये पढ़ाया है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, एक बाइडेंटेड लिगेंड एक साइक्लिक रिंग बनाएगा। क्यों? नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग डेंसिटी -1, नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग डेंसिटी -1, तो यहां पे साइक्लिक रिंग का नंबर कितना आएगा? 2। क्यों? एक ऑक्जिलेट 1 बनाएगा, 2 ऑक्जिलेट 2 बनाएंगे। यहां पर नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग कितनी आई? 2। यहां पर नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग कितनी आई? 2। अब जरा देखो कौन सा मॉलिक्यूल है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मैंने लिखा है ट्रांस Ab2Cl2। वो कौन है? ये। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसका फिगर ये होता है, कोबाल्ट, ये देखो, ये डोनर एटम ऐसे, ये डोनर एटम ऐसे, कोबाल्ट, ये डोनर एटम ऐसे, ये डोनर एटम मेरे दोस्त ऐसे, ये आया Cl और ये आया Cl। इसमें इस तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाती है। किस तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाती है? देखो, ये प्लेन हमने खींचा, ये वाला, सॉरी, ये हमने प्लेन खींचा, ये, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई। ये इसको ओवरलैप कर जाएगा। क्यों?
ऑक्जिलेट आयन प्लेन पे आ गया, ऊपर भी Cl है नीचे भी Cl है, तो मिरर इमेज मिल गई कि नहीं मिल गई? तो इस वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ट्रांस वाला। ये क्या है? इनएक्टिव है। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। बाकी किसी में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, बाकी किसी में क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। ये भी शो करेगा और ये भी शो करेगा, ध्यान रखिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि कहीं पर ट्रांस लिखा हो और साथ में Cl2 हो, मतलब दोनों लिगेंड सेम हो, तो नहीं करेगा। मगर यदि यही चीज और कुछ लिखी होगी तो करेगा। तो पहली बात क्या आई? मैंने बताया n की वैल्यू ये हो और ये हो। जैसे यदि कोई आपसे पूछता है कि कोबाल्ट EDTA ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, या कोई ऐसे पूछता है, गौर से देखिएगा मेरी बात को, कोबाल्ट En का होल थ्राइस ये ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं, तो जरा बताओ इसमें साइक्लिक रिंग का नंबर कितना आएगा? नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग 3 आएगा। क्यों? एक बाइडेंटेड लिगेंड है, En बाइडेंटेड लिगेंड होता है, तो एक बाइडेंटेड लिगेंड एक साइक्लिक रिंग बनाएगा, 3 बाइडेंटेड लिगेंड 3 साइक्लिक रिंग बनाएंगे, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हुआ ना। रिंग की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1 है। यहां पर चेक करो, EDTA हेक्साडेंटेड लिगेंड है, तो साइक्लिक रिंग कितनी बनाएगा? 5 बनाएगा, तो ये भी क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बस तुम्हें ऐसे पकड़ना है क्वेश्चन को कि कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ पाए कि कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, कैसे पकड़ा जाता है वो ये बता दिया। तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं ये तो तुम निकाल ही लोगे, बस 2 रूल बताएं, उन 2 रूल को चिपकाना है। ठीक है, n की वैल्यू वाला और रिंग वाला। अब बात ये आती है कि यदि वो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पूछता है तो कैसे निकालोगे, तो गौर से बताता हूं। अब नेक्स्ट नंबर का कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। अब मेरी बातों को गौर से समझिएगा, ठीक है, कि मैं क्या लिख रहा हूं। स्टीरियो आइसोमर्स होते क्या है, पहले तो ये लिखो। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब होता है कि ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल उनका सम, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्लस टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, इनका सम ये होता है। अब बात आई आप कैसे निकालोगे, तो आपको बताता हूं। हमने ऑप्टिकल आइसोमर बनाना नहीं सिखाया है, मैंने ये सिखाया है कि एक्टिव है या नहीं है। चेक करो, मैंने क्या आपको ऑप्टिकल आइसोमर बनाना सिखाया है कि कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे? नहीं, मैंने बस ये रूल बताया है कि कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कौन सा नहीं होगा। यही बात तो सिखाई है कि कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये सिखाया है। तो तुम कैसे निकालोगे? तो तुम निकालोगे दोस्त, कैसे निकालोगे मैं पढ़ाऊंगा ना तुम्हें। देखो गौर से इस रूल को समझना। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर जब भी कहीं पूछा जाए तो सबसे पहले उसके निकालो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्लस, गौर समझिएगा, प्लस नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कॉम्प्लेक्स। कितने ऑप्टिकल एक्टिव कॉम्प्लेक्स है ये निकालो। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर प्लस नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कॉम्प्लेक्स। कितने ऑप्टिकल एक्टिव कॉम्प्लेक्स हैं, अपने आप आ जाएगा। ऑप्टिकल एक्टिव निकालना तो हमने सीखा है ना, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कॉम्प्लेक्स जोड़ दोगे कि कितने ऑप्टिकल एक्टिव कॉम्प्लेक्स हैं, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर आ जाएंगे। किसी ने कहा नहीं सर यार ये समझ में नहीं आया कि क्या कहानी बताना चाहते हो, है ना। यही तो हो रहा होगा कि यार ठीक है आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, मगर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप कह क्या रहे हो। ये बच्चों ने कहा सर आपने लिख दिया है इसलिए मान लेते हैं, मगर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपने कहा क्या है। तो मैंने कहा चलो आपको समझा देता हूं कि ये मैंने क्या कहा है। देखो एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल मेरे दोस्त ये है Ma2B2C2। अब मेरे से इतनी बातें इसमें पूछी गई, गौर समझिएगा। पहली बात पूछी गई
कितने क्वेश्चन मतलब पूछे जा सकते हैं? क्या ये जीआई शो कर रहा है? पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन है यदि ये शो कर रहा है तो हाउ मैनी आइसोमर्स, हाउ मैनी जीआई आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। दूसरा क्वेश्चन है क्या ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है, क्या ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। और यदि शो कर रहा है तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं। और या फिर ये बताओ इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हैं। एक मॉलिक्यूल पे कम से कम इतने क्वेश्चन तो पूछे ही जा सकते हैं। अब यार दोस्त यदि इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो तुम कैसे करोगे? तो मेरे दोस्तों कैसे करोगे, इसके लिए देखो अब आ गए हैं आपके पास, ठीक है, हम आ गए हैं तो आप कर ही लोगे। पहले क्या करोगे, ये जीआई शो करेगा कि नहीं, इसके पेयर बनाओ। तो जब तुम पेयर बनाओगे तो पेयर आया ए ए बी बी सी सी, फिर आपने कहा ए को कांस्टेंट रखते हुए बी सी को इंटरचेंज कर दो, फिर आपने कहा बी को कांस्टेंट रखते हुए ए सी को इंटरचेंज कर दो, फिर आपने कहा सी को कांस्टेंट रखते हुए ए बी को इंटरचेंज कर दो, फिर आपने कहा तीनों को इंटरचेंज कर दो आपस में। ये देखो ऐसे आपने कहा कि यार देखो इसके टोटल 5 फिगर आए हैं और यदि एक से ज्यादा फिगर आ रहा है तो इसका मतलब वो जीआई शो करेगा। तो पहला काम हुआ कि यस ये जीआई शो करेगा। दूसरा काम हुआ कितने आइसोमर बनाएगा, हाउ मैनी आइसोमर्स। तो तुमने कहा यार देखो ये 5 आइसोमर बनाएगा। क्यों? 5 पेयर आए हैं, 5 सेट ऑफ पेयर आए हैं। बच्चे ने कहा ठीक है, क्या ये ऑप्टिकल शो करेगा? तो मैंने कहा बिल्कुल यार, ऑप्टिकल के लिए क्या चेक करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 ये देखो, ये थे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5। अब जरा बताओ क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या चेक करोगे, एन की वैल्यू कितनी है, 3 है। यदि एन की वैल्यू 3 है तो मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है, देखिए एक बार मैंने क्या लिखा है, ये देखो कहां गया। यदि एन की वैल्यू 3 है या ग्रेटर देन 3 है, एक साइन लगा लेना, थोड़ा सा मिस हो गया है। एन की वैल्यू 3 है या ग्रेटर देन 3 है तो हमेशा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। एन की वैल्यू 3 है या ग्रेटर देन 3 है तो वो हमेशा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। इसको छोड़कर उल्टा बोल दिया था उस समय। यदि एन की वैल्यू 3 है या ग्रेटर देन 3 है तो वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। इसको छोड़कर MA3B2C, इसमें भी देखो एन की वैल्यू 3 है मगर ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, उस जगह पे उल्टा बोल दिया था, ध्यान रखिएगा। यदि एन की वैल्यू 3 या ग्रेटर देन 3 है तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। इसको छोड़कर इतना डिटेल में पढ़ाने का टाइम नहीं था, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल कॉन्सेप्ट तैयार किया है, गौर से देखते जाइए। तो एन की वैल्यू 3 है तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो ये बात आ गई कि हाँ यार ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। अब जरा देखो यार दोस्तों, अब आया क्वेश्चन नंबर 4, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर। ये कैसे निकाला जाए? तो पहले इनके फिगर निकालो। तो इसका फिगर क्या बनेगा? तो यार इसका फिगर बनाओ, ए अपोजिट, बी अपोजिट और सी अपोजिट। ये फिगर नंबर 1 आ गया। अब फिगर नंबर 2 बनाओ, ए अपोजिट, बी सी अपोजिट, बी सी अपोजिट। फिगर नंबर 3 बनाइए, ए सी अपोजिट, बी अपोजिट, ए सी अपोजिट। फिगर नंबर 4 बनाइए, फिगर नंबर 4 है ए बी अपोजिट, सी अपोजिट। फिगर नंबर दोस्त 5 बनाओ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है,
ए बी अपोजिट, बी सी अपोजिट और सी और ए अपोजिट। ये फिगर है यार। अब इन फिगर में से हमें चेक करना है, वो कह रहा है ऑप्टिकल आइसोमर बताओ। ऑप्टिकल आइसोमर पूछ रहा है तो ये सबसे टफ क्वेश्चन होता है। स्टीरियो आइसोमर पूछेगा या ऑप्टिकल आइसोमर पूछेगा तो वो टफ क्वेश्चन है। यदि कहीं बड़े मालिक्यूल के पूछ दिए गए, जैसे ये मालिक्यूल है, ये मालिक्यूल बहुत बड़ा है, इसके यदि पूछ दिए गए तो आपको बहुत टेंशन हो जाएगी, मगर आप निकाल पाओगे कैसे मैं बताता हूं। अब आप प्लेन ऑफ सिमेट्री खींचो। प्लेन ऑफ सिमेट्री खींचने में एक बात ध्यान रखो, जितने मालिक्यूल पे प्लेन आ गया वो सब क्या होते हैं, वो सब मिरर इमेज जरूर बनाते हैं। अब आप इस पर प्लेन ऑफ सिमेट्री खींचो और अच्छे से देखो कौन कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो जरा देखना यार, प्लेन ऑफ सिमेट्री जब खींची जाती है तो यह ध्यान रखिएगा कि जो भी प्लेन खींचोगे उस पर कम से कम 4 एटम आ सकते हैं। 4 एटम प्लेन पे आ सकते हैं, कोई भी 4 एटम तुम प्लेन पे ले सकते हो ऑक्टाहेड्रल में, कोई भी 4 एटम। गौर समझिएगा, यदि मैं ये 4 एटम प्लेन पे ले लूं, ये वाले मैंने कहा है कोई भी 4 एटम प्लेन पे ले सकते हो, और जो प्लेन पे आ जाएंगे उनकी मिरर इमेज जरूर बनती है, चाहे वो जैसे हो। फिर से मेरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा, कोई भी 4 एटम आप प्लेन पे खींच सकते हो, कोई भी 4, और जो प्लेन पे आ जाएंगे उनकी मिरर इमेज बनती ही बनती है, उनको आपको देखना ही नहीं है। जो बचे हुए 2 एटम है बस उनकी चेक करनी है। कोई भी 4 एटम को प्लेन पे डाल सकते हो मेरे दोस्तों, कोई भी 4 एटम को प्लेन पे डाल सकते हो, कोई भी 4 एटम प्लेन पे आ जाएंगे। बचे हुए 2 एटम की सिर्फ मिरर इमेज चेक करनी है, और जो प्लेन पे आ गए उनकी मिरर इमेज हमेशा बनती है, उन पर ध्यान ही ना दो। तो जरा देखो, यदि ये 4 एटम प्लेन पे डाल दो तो इसकी मिरर इमेज ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, है कि नहीं? चेक कर लो, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अब जरा बताओ, इसमें 4 एटम, कोई भी 4 एटम प्लेन पे डाल सकते हो, तो फिर हमने ये 4 प्लेन पे डाल दिए। अब इसकी मिरर इमेज ये होगा, अपोजिट है तो मिरर इमेज बनाएंगे, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। कोई भी 4 एटम आप प्लेन पे डाल सकते हो, ये आपकी मर्जी है। मैंने ये डाल दिए 4, वो आपको देखना है। अब बी की मिरर इमेज बी हो गया, अपोजिट आपस में मिरर इमेज बनाते ही हैं, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। कोई भी 4 एटम प्लेन पे डाल सकते हो, तो मैंने इस बार ये वाले डाल दिए, क्यों? क्योंकि सी अपोजिट है, तो इस सी की मिरर इमेज ये सी हो गया, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। यार 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, उनमें से कोई ऑप्टिकल एक्टिव नहीं आया है। अब इसको चेक करो, कोई भी 4 एटम प्लेन पे डाल सकते हो। अब देखना आपको मिलेगा नहीं। यदि हम ये 4 प्लेन पे डालते हैं तो इसकी मिरर इमेज ये नहीं है, क्योंकि ये सी है, ये ए है। यदि हम ये 4 प्लेन पे डालते हैं तो ये बी और सी छूटेगा, अपोजिट वाले छूटते हैं। बी सी छूटेंगे तो भी मिरर इमेज नहीं, सी ए छूटेगा तो भी मिरर इमेज नहीं, बी ए छूटेगा तो भी मिरर इमेज नहीं, क्योंकि 4 प्लेन पे डालोगे तो 2 एटम छूटेंगे ना, और वो 2 एटम हमेशा अपोजिट वाले होते हैं, वो 2 एटम हमेशा अपोजिट वाले होते हैं। अब देखो यहां पे चेक करो, ये अपोजिट वाले सेम थे इसलिए मिरर इमेज मिल गई, ये अपोजिट सेम थे मिरर इमेज मिल गई, ये अपोजिट सेम थे मिरर इमेज मिल गई, ये अपोजिट सेम थे मिरर इमेज मिल गई। अब इसमें कोई अपोजिट सेम नहीं है, सी ए बी सी, तो 4 एटम जब प्लेन पे जाएंगे तो बचे हुए जो 2 एटम है वो सेम नहीं है, और जब सेम नहीं है तो मिरर इमेज कभी नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसका मतलब 5 मॉलिक्यूल में से सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, और जितने मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं उसके जस्ट डबल इनांसियोमर्स होते हैं या ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर कितने होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स को ही इनांसियोमर्स भी कहते हैं। ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा है, इनांसियोमर्स जो होते हैं वो 2 into नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कॉम्प्लेक्स। अब कितने कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल एक्टिव हैं? सिर्फ 1 कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल एक्टिव है, तो आइसोमर मेरे दोस्त कितने आएंगे? 2 आएंगे। ये देखो 1 कॉम्प्लेक्स एक्टिव है ना, तो आइसोमर 2 आएंगे। आइसोमर कितने आएंगे? सिर्फ 2 आएंगे। अब टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने आए? तो जरा देखो, अब वो फार्मूला समझाता हूं। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लस नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कॉम्प्लेक्स। अब इस फार्मूले को लगाओ, लास्ट वाला कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कर रहा हूं, अलग पेन से करता हूं जैसे आप समझ पाओ। जरा देखिए लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताओ जरा कितने हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर रहा हूं, ठीक है? जरा बताइए टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं? 5। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कितने हैं? 1।
तो ये आया टोटल स्टीरियो आइसोमर। ये मैं कह रहा हूं, ये देखो इस बात को जरा समझिए कि टोटल स्टीरियो आइसोमर ये आए। कैसे निकाला जरा समझो। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 5 बने, 1 2 3 4 5, प्लस नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कॉम्प्लेक्स सिर्फ 1, तो टोटल स्टीरियो कितने आए 6। तो यदि वो इस क्वेश्चन में टोटल स्टीरियो आइसोमर पूछेगा तो 6 आंसर, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछेगा तो 5 आंसर, टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर पूछेगा तो 2 आंसर, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर, टोटल ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड पूछेगा तो 1 आंसर, और कितने कंपाउंड हैं जो इनएक्टिव हैं तो 4 आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन में बहुत कुछ पूछा जा सकता है, अच्छे से समझना है। तो जब कहीं पर ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर पूछा जाए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालो, फिर उनके पॉसिबल फिगर निकालो, उन पॉसिबल फिगर में प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करो, और प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने के लिए 2 पॉइंट आप अपने दिमाग में बैठा लो बस, और कुछ नहीं। क्या? कोई भी 4 एटम प्लेन पे डाल सकते हो, पहला पॉइंट। कोई भी 4 एटम प्लेन पे डाल सकते हो, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, जो 2 एटम बचेंगे वो हमेशा अपोजिट वाले बचेंगे, और यदि वो अपोजिट सेम है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। इसका मतलब किसी मॉलिक्यूल में यदि 2 अपोजिट एटम सेम है तो ऑलवेज प्लेन ऑफ सिमेट्री है। चेक करो, ए और बी सेम थे इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई, ए और बी सेम थे इसलिए मिल गई। अपोजिट एटम यदि सेम है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री परफेक्ट है, चेक ही मत करो। बी और बी अपोजिट थे, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई। सी और सी अपोजिट थे, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई। इसमें कोई नहीं था सी ए बी ए बी, इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल पाई। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को मेरे दोस्त करोगे। देखो एक चीज छूट गई है, उसको आप लोग कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी है, तो मैं कोशिश करूंगा कहीं ना कहीं से आपको वो चीज डाल दूं या कहीं ना कहीं से एक्सप्लेन कर दूं। तो कोशिश मेरी रहेगी, वो क्या है? सीओ बॉन्डनेस, सिनर्जी बॉन्ड, सिनर्जिक बॉन्ड होता है ना, तो प्लीज सभी बच्चे सिनर्जिक बॉन्ड एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे, ठीक है, और उसको समझ लेंगे। और वैसे मैं कोशिश करूंगा उसका छोटा मोटा वीडियो कहीं से बना के डाला जा सके आपके लिए, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से करिए। मेरी कोशिश है कि मैं पूरा स्टीरियो आइसोमर पढ़ा दूं, तो पढ़ा दिया है। हाँ, बहुत ज्यादा हमने फिगर बना के नहीं बताए हैं, मगर आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सारा कुछ आपको पढ़ा दिया है, स्टीरियो आइसोमरिज्म पढ़ा दिया, ज्योमेट्रिकल पढ़ा दिया, तो इसका क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए दोस्त। इसी वजह से मैंने सब कुछ पढ़ाया, पूरा A to Z पढ़ाया है, कुछ छोड़ा नहीं है। तो प्लीज 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 सारे बच्चे इस बात को सुने कि स्टीरियो आइसोमरिज्म को बहुत अच्छे से करके जाएं। एक क्वेश्चन हमेशा आउट है पेपर में, चाहे कोई भी पेपर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।